बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और क्या शानदार स्क्रीन आपको अब दिखाई दे रही होगी। जी हाँ, इस स्क्रीन में तो आप सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी देख पाएंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर देखेंगे तो काफ़ी शानदार मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बाकी में मार्केट के लिए एक सॉम्बर मॉर्निंग के बाद एक गुड आफ्टरनून में कन्वर्ट हो रहा है। मैं 11:30 बजे एक शो में था, उसके बाद एकदम से मैंने देखा कि मार्केट में इस तरीके की रैली आई। फिर मैंने देखा कि क्या रीज़न आया, तो ऑब्वियसली समझ में आया कि क्यों इस तरीके की रैली आई। और उसके बाद मैं वीरू के साथ आज 12 बजे के शो में जुड़ा भी था, जब वो एग्जैक्टली वो रैली प्ले आउट हो रही थी। और हुआ क्या, देखिए वो जो FII टैक्सेशन पर एक खबर आई, ध्यान रखिएगा ये ब्लूमबर्ग की खबर है और प्योरली इस चीज़ को समझ के चलें कि ये एक वायर एजेंसी की रिपोर्ट है, उसके बाद इस तरीके की तेज़ी आई है। खैर, इन सब पर बातचीत होगी, जिस तरीके से मार्केट में शानदार रिकवरी आई है और क्या ये रिकवरी टिकेगी या नहीं टिकेगी। लेकिन शुरुआत करेंगे शो की हेडलाइंस के साथ। गिरते रुपए को संभालने के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बॉन्ड में विदेशी निवेश पर टैक्स में कटौती कर सकती है सरकार। खबर के बाद रुपए में थोड़ी रिकवरी, बॉन्ड यील्ड में आई कमी और मार्केट्स में आई शानदार रैली। विदेशी निवेश पर टैक्स में कटौती की उम्मीद से बाजार में भरी जोर की रफ्तार। निफ्टी करीब 350 अंक चढ़कर 23,750 के पार निकला। बैंक निफ्टी करीब 900 अंक ऊपर उछला। HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस ने भरा जोश। मिड कैप में भी लौटी रौनक। इंडिया विक्स करीब 3% गिरा। फार्मा शेयरों में आज जोरदार तेजी, करीब 2.5% चढ़ा सेक्टोरल इंडेक्स। साथ ही कैपिटल मार्केट, NBFCs, डिफेंस और केमिकल सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी। कैपिटल मार्केट में BSE 4000 के पार निकलकर नए शिखर पर पहुंचा, लेकिन निफ्टी IT में लगातार तीसरे दिन गिरावट, 2% फिसला इंडेक्स। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। करीब 9% उछाल के साथ हीरो ऑफ द डे बना सिप्ला। साथ ही 18% दौड़ा NLC इंडिया। वहीं ऑल इंडिया, जेरस लाइफ, कॉम्पटन, भारतीय एयरटेल और हेक्साकॉम में भी खरीदारी कायम, लेकिन अनुमान से कमजोर नतीजों और सुस्त ग्रोथ से 19% टूटा कीन्सटेक का। उधर स्पॉटलाइट इंडस टावर्स में भी मजबूती कायम। ब्लॉक डील के बाद दौड़ा अदानी एंटरप्राइजेज, शेयर करीब 7% उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही दूसरे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी 2 से 4% की रैली। आज के ChatGPT सेक्टर और शेयर पड़े सटीक। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2% चढ़ा। मजबूत चार्ज के दम पर टाटा स्टील 1% तो हिंदाल्को 2.5% से ज्यादा उछला। साथ ही दिवीज लैब में भी करीब 2% ज्यादा की तेजी। चौथी तिमाही में उम्मीद से अच्छे रहे हैल के नतीजे। मुनाफे में 5.5% और आय में करीब 2% का उछाल। 30% के अनुमान के मुकाबले 36% के रहे मार्जिन। उधर विशाल मेगा मार्ट के प्रॉफिट में 42% और रेवेन्यू में 22% की ग्रोथ। और निफ्टी की दो कंपनियां टाटा स्टील और पावर ग्रिड के कल आएंगे नतीजे। टाटा स्टील के EBITDA में करीब 44% की बढ़त संभव। यूरोपियन कारोबार में दिख सकता है सुधार। साथ ही सेल, अंबर, NHPC समेत वायदा की 7 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। ओके, चलिए अब आते हैं बाजार के बड़े सवाल पर कि क्या बाजार ने आज एक यू टर्न मारा है। देखिए क्या हुआ, सुबह तो नहीं, करीब 11-11:30 बजे वो खबर आई थी कि FII टैक्सेशन में कुछ रिलैक्सेशन होगा और उसके बाद ये खबर आई। आज सुबह मैं और आशीष ये बात डिस्कस कर रहे थे, श्रेया, वीरू, कि चर्चा गर्म है। देखिए ऐसा कुछ नहीं कि अभी तो कुछ हो गया है और हो सकता है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही ना भी हो, यू नेवर नो, लेकिन चर्चा गर्म थी कि कुछ आने वाला है। और कहीं ना कहीं RBI, सरकार, सबकी तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इतना इजी हो गया था मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बनाना, इतना इजी हो गया था करेंसी को शॉर्ट करना, कहीं ना कहीं एक उसको काउंटर करने की ज़रूरत थी। तो और कुछ नहीं तो हमने बात की थी कि एक चर्चा गर्म है कि टैक्सेशन पर कुछ आ सकता है। अब जो चर्चा है वो सिर्फ बॉन्ड की नहीं है, चर्चा तो इक्विटी की भी है। अभी तो बात यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड्स की हो रही है, लेकिन एक करेंसी को संभालने के लिए शायद कुछ एक राहत वाली बात हो, ये बात थी। लेकिन ध्यान रखें, अभी ये सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट है, लेकिन हाँ, अगर ये बात सच साबित हुई
तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी होगी मार्केट में, और जो आप ऑलरेडी देख भी रहे हैं, ये तो सोचिए, ये तो सिर्फ रिपोर्ट पर मार्केट भागा। अगर वाकई में अगर आ गया ऐसा कुछ, तो मुझे लग रहा है कि फिर निफ्टी सीधा 25,000 हो जाएगा, अगर वाकई में आ गया तो फिलहाल। लेकिन देखें आप करेंसी, एक बार रुपये लेकर आइए जरा इंट्राडे, क्योंकि दिक्कत ये है कि रुपये की रैली टिकती नहीं है। हम गए नीचे 95-63 तक गए, वापस 95-77 तक आ गए। ठीक है, जो लो था 95-96 उससे अभी भी दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टिक नहीं पा रही रिकवरी। ज़बरदस्त रैली है आज बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी आज लीड कर रहा है मार्केट को, और बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए क्या शानदार रिवर्सल है। और आज सुबह हम बात कर रहे थे, शायद 53,000 से 53,200 का जोन था जहाँ से एक रिकवरी की ट्रेड थी, और वो प्ले आउट हुई, और 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हुई उस लेवल से। और आईटी ये बाज़ार की अभी भी सबसे कमज़ोर कड़ी बना हुआ है। देखिए पूरी मार्केट में इतनी ज़बरदस्त रैली हो गई, ये इंडेक्स अभी भी करीब 1.5% नीचे। लेकिन खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा और किस तरीके के समीकरण बैठेंगे। राइट, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर नजर रहेंगी, क्योंकि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। उस खबर के बाद मार्केट तो घुमा है, लेकिन कितना टिकाऊ ये है उस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मार्केट में चौतरफा रैली सिर्फ आईटी को छोड़कर अगर आप बात करें तो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सर, जो हमने सुबह बात की थी, हम डेज हाई पर हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, आपने सुबह बात की थी कि लॉन्ग ही रहेंगे निफ्टी में 23,400 का स्टॉप लॉस लगाकर, और अभी तो वो ट्रेड हुई है, और जो इस को जिन्होंने अपनाया वो अच्छे खासे फायदे में हैं। अब कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस खबर के बाद? इस तरीके की रैली कितनी टिकाऊ है? और क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी आज, तो क्लोजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी सर। तो ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी जहाँ पे सबसे ज़्यादा रैली आज के सेशन में होती हुई नजर आई, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। वैसे शायद सुबह हमने बात की थी कि निफ्टी कमज़ोर है लेकिन टूटा नहीं है, और जब तक वो 23,200 स्क्रीन पर इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि आज एक बड़ा गैप अप हो रहा था, हमने एक बात की थी कि 23,400 के करीब का आपको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना होगा, और अगर 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग रहेंगे तो एक बार मार्केट वापस थोड़े से हायर लेवल टेस्ट कर सकता है। हाँ, एक शॉर्ट ट्रेड छोटी सी वो भी प्ले हुई थी सुबह इस खबर से पहले, लेकिन जो बड़ा व्यू था वो यही था कि आज थोड़ा सा हमारा लॉन्ग साइड का व्यू रहेगा। आज का लो रहा 23,426 का, और वहाँ से फिर ज़बरदस्त रैली हुई। तो आई थिंक मार्केट ने उस मूव को रिस्पेक्ट करा 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन श्रेया, आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं इस मूव को कहूँगा डेड कैट बाउंस। वो मरी बिल्ली भी जैसे कहते हैं ना, एक बार उछल जाती है। वो जब मार्केट में आप इतना ज़्यादा गिरावट आ जाए तो, क्योंकि अभी तक ना इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि डिनाइल भी नहीं आया। तो अब ये खबर अगर वाकई में सही साबित हो गई तो बहुत बड़ा मूव आएगा। लेकिन प्राइस एक्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 दिन क्लोज चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट 2-3 दिन अच्छी क्लोज चाहिए 2-3 दिन। और एक चीज़ हो, ये जो एफआई टैक्सेशन वाली बात हुई थी, सुबह में कह रहे थे कि आप अब इस मार्केट में ना पोजिशनल शॉर्ट मत रखिए। इंट्राडे में भले ही दोनों तरफ के मौके मिल जाए, आपको पोजिशनल शॉर्ट से दूर रहिए अब इस मार्केट में, क्योंकि कुछ बड़ा आ सकता है। और ये तो शुक्र मानिए आपकी मार्केट आवर्स में आ गई है खबर। अगर ये खबर मार्केट बंद होने के बाद आई होती तो सोचिए फिर इन दैट केस क्या होता अगर आपके पास पोजिशनल शॉर्ट होती। मार्केट आवर में खबर आ गई, आपके पास फिर भी मौका होता है, चलिए 100-125 पॉइंट एकदम से निफ्टी उछला, आप कवर तो कर सकते हैं। मार्केट आवर के बाद आए तो 300 पॉइंट का सीधा गैप अप हो, तो उसमें आप क्या कर लें? ठीक है, तो अब मुझे पता है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो ये भी कहेंगे कि एक्सपायरी वाले दिन इस तरह की खबरें आ जाती हैं, इस वजह से मूव हो जाते हैं। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, है ना। लेकिन फैक्ट ये कि जो एजेंसी पर रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट आई, और उसके बाद मार्केट भागा ज़बरदस्त। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके मार्केट में ज़बरदस्त हैं। आप इंडेक्स को एक बार के लिए दरकिनार भी कर दें, आप बाई चांस अगर आप वो उस आधे घंटे में खाना खाने चले गए थे या कुछ और काम करने चले गए तो आपने रैली मिस कर दी होगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। आज का भारती एयरटेल का एग्जांपल देखिए आप। और भारती एयरटेल में सुबह बहुत लोगों ने कहा नंबर कमज़ोर हैं, नहीं चलेगा स्टॉक, लेकिन हमने एक बोल्ड पॉजिटिव व्यू लिया कि नहीं, नंबर्स को मत देखिए, नंबर से परे हटकर देखिए, और एक बोल्ड पॉजिटिव व्यू लिया, और पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। 1% ऊपर खुला था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुला था, और 5% अब भारती जैसा बड़ा स्टॉक 5% ऊपर है। सिप्ला देख लीजिए आप, सिप्ला पर नंबर्स कल आए थे सिप्ला के, लेकिन सिप्ला पर हमने आज सुबह पॉजिटिव व्यू लिया था, 9% ऊपर है अब सिप्ला। ऑयल इंडिया, केन्स, आप देखें सब के सब जो हम लगातार जिन स्टॉक्स की जिस तरीके से बात की उस तरीके के हमने मूव्स देखे हैं, है ना। तो अब देखिए निफ्टी पर अब क्या, मेरा मानना यह है कि निफ्टी पर अब जो अगली गिरावट है ना वो 23,400 के नीचे ही आएगी। जब तक आप 23,400 के ऊपर हैं तब तक निफ्टी पर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क मुझे दिखता नहीं है। और अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप बढ़ाकर 23,150 से 23,400 पर ले आएँ,
ये आपके लिए निफ्टी पर एक व्यू हो जाएगा। अगला रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा करीब करीब 23,850 से 24,000 के करीब, ये आपके लिए निफ्टी पर रेजिस्टेंस हो जाएगी। और अगर 24,000 के भी ऊपर आप निकल गए तो फिर मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली पॉसिबल है फिर निफ्टी में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 54,500 से 54,800 पर अब थोड़ा सा कंजेशन है। आज का हाई 54,400 पर है। अगर आप 54,800 निकाल पाते हैं तो मुझे लग रहा है कि 55,500 पॉसिबल है। नहीं हो पाया ये तो वापस 53,500 का रास्ता खुलेगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए, इस मार्केट में ना हर आधे घंटे के 1 घंटे का मुंह देख के अपना व्यू मत बदलिए। स्क्रीन को देखिए, ऑब्जर्व करिए और उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए, ठीक है। ये व्यू मत लेके बैठ जाइए कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। ये इस व्यू से ना किसी का फ़ायदा नहीं होता। आपको स्क्रीन देखकर अपना व्यू और अपनी पोजीशन चेंज करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाएंगे। चलिए वीरो के पास चलते हैं और आज के स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जान लेते हैं। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहले मैं थोड़ा सा अदानी ग्रुप के स्टॉक से फोकस करना चाहूँगा। स्ट्रॉन्ग मूव सुबह से, आई मीन फर्स्ट टिक से अगर आप देखें स्पेस के काउंटर्स ने अच्छा मूव दिया। हालांकि मैं यहाँ पे एक्सचेंजेस को लेना चाहता था अनुज, बट एक्सचेंजेस MCX और BSE इंट्राडे में काफ़ी चल चुका है तो टिप्पणी नहीं करूँगा। बट लुक एट अदानी पावर 4.5% ऊपर, बट क्योंकि ये भी इसी ग्रुप के स्टॉक्स में से उन स्टॉक्स में शामिल है जो शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं पिछले 3 दिन, यानी 8 मई, 11 मई और 12 मई को इसमें शॉर्टिंग हुई थी। 20 डे से इसमें रिवर्सल लिया, शॉर्ट कवरिंग हो रही है अदानी पावर। उसके बाद अब फ्रेश बाइंग है, 33 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पर। अच्छी अगर आप देखें लोडिंग यहाँ पे लॉन्ग्स की, और मतलब इसने आज के सेशन में 10 डे करीब करीब 221 से पार किया। तो अभी भी बहुत अगर आप देखें तो इसमें मोमेंटम बाकी है, तो शायद प्लेसमेंट इसकी अगर आप देखें तो अच्छी लग रही है अदानी पावर। उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर स्पेस का ये स्टॉक एक बड़े टर्न ले रहा है। टर्न इन द सेंस के मेरे ख्याल से पोस्ट December 4, 2025 इट्स आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट टू क्रॉस 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इसका 200 डे में आता है करीब करीब आप समझिएगा कि 1061 के स्तर पर, तो उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ और ऑलमोस्ट अगर आप देखें डी हाई पे ट्रेड कर रहा है कि, और एक कमेंस कैपिटल गुड स्पेस से मैं यहाँ पे कमेंस रखूंगा। यहाँ पर भी लोडिंग अच्छी हुई है, 5376 पे ट्रेड करता हुआ और डी हाई पर अनुज मैं आपसे वो महत्वपूर्ण खबर वही डिस्कस करना चाह रहा था, FI टैक्सेशन। अनुज कैसे लें? मुझे याद है आपको 10:30 पे एक बार मैं वो कॉलर शो कर रहे थे जब वो खबर आई थी कि कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया है। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना? याद है अनुज? वो तो स्टार्ट द बुल मार्केट थी वीरू। वो तो कोविड से पहले की बात थी। वो दिन मुझे याद है ना, कोविड से पहले की बात है। और वो 1 घंटे तक मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था, उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया था। उस वक्त निफ्टी था करीब 9800 पे, मुझे याद अच्छी तरीके से। उस दिन 11,500 पे हम क्लोज हुए थे। पर अनुज क्या ये अगर खबर आई, जितना ये शॉर्ट बाजार है, जितना अगर आप देखें आसान हो गया रुपए को शॉर्ट करके पैसा कमाना, ये खबर के मायने क्या होंगे इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से, और क्या ये सिर्फ डेट तक सीमित रहेगी या फिर इक्विटी में भी आ सकता है? देखिए, अब ये तो फाइनेंस मिनिस्टर जाने और PMO जाने क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अगर इस खबर का खंडन आ गया तो। लेकिन जो खबर आई वो बता रहे थे कि जो बॉन्ड्स में विदेशी निवेश आता है उस पर टैक्स कटौती संभव है। फिर मैं आज भी एक बड़े इन्वेस्टर को मिला था और उन्होंने यही बात कही थी कि जब भी वो US जाते हैं, इस समय US इन्वेस्टर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। उसको आप कैसे बदलेंगे? या तो आप यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ शानदार दिखाएं, या फिर आप यहाँ पर कुछ उनको कुछ टैक्सेशन में रिलैक्सेशन दें। तो इस वजह से आई थिंक ये खबर थी, और ये खबर हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे क्योंकि मार्केट में इस खबर को लेकर कुछ हद तक चैटर है, और कहीं ना कहीं ये क्रेडिबल जगह से खबरें आ रही हैं, क्योंकि ऐसी हवा में नहीं है ये खबरें। और प्राइस एक्शन भी आपको ये बता रहा है, अगर ये खबर फर्जी होती तो अब तक मार्केट गिर चुका होता। तो और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत भी है। हमें फॉरेन कैपिटल चाहिए, हमें इस समय डॉलर रुपये को संभालने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ी से हम 88 से 96 तक आए हैं। इस तरीके की गिरावट किसी के लिए अच्छी नहीं है, देश के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ऐसे में ज़रूरत होगी कि इसको ठीक किया जाए। मीनवाइल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, US और चाइना सहमत हुए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखा जाए। अब देखते हैं जॉइंट प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि चाइना अब तक ईरान की तरफ रहा है बेसिकली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अब अगर चाइना भी ईरान को ये बात बोल पाए कि नहीं प्लीज़ आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दीजिए, तो वो जो एक चोक पॉइंट हमारा बचा हुआ है ब्रेंट क्रूड का, हालांकि अब तक इस खबर का ब्रेंट क्रूड पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव हो सकता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, होप रहेगी कि ये खबर भी ठीक हो। लेकिन आगे बढ़ते हैं श्रेया कार्यक्रम में।
आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फिलहाल। अच्छा, मैं स्पेसेस देख रही थी सर, सभी स्पेसेस इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन आईटी को छोड़कर लोग अकेले चलते हैं, आईटी अकेले गिरने को तैयार है सर। मैक्सिमम लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स 52 वीक लो पर और कई सारे स्टॉक्स तो मल्टी ईयर लो पर हैं। अब आईटी की दशा यहाँ से किस ओर जा रही है? अभी भी बहुत कंफ्यूजन है लोगों में कि क्या वैल्यूएशन, वो जो ग्रीड फैक्टर नहीं आ जाता कि इतना वैल्यूएशन करेक्ट हो चुका है और अल्टीमेटली तो आईटी स्पेस में पैसे बनेंगे ही तो स्टॉक्स ले लो, पेन भी झेलने को तैयार है। ये कितनी सही स्ट्रैटेजी है, कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए, जो पेन लेना चाहते हैं वो पेन ले रहे हैं। मैं आपको आईटी का चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपने पॉइंटर्स पर आऊँगा। पहले तो आप चार्ट देखिए आईटी का जरा, है ना। ये तो खैर आज का चार्ट है, 1 साल का चार्ट देखते हैं आईटी का, और उसके बाद 3 साल का चार्ट देखेंगे। ये देखिए, ये 1 साल का चार्ट है, करीब करीब 26% नीचे आया है। और अब 3 साल का चार्ट देखिए आप, और 3 साल श्रेय एक रीजनेबल पीरियड होता है किसी भी आप बड़े इंडेक्स की बात करें। चलिए मैं एक और काम करता हूँ, एक बार 5 साल का और देख लेते हैं भाई। 3 का देख लिया तो 5 का और देख लेते हैं कि और थोड़ा सा अगर आप उनको टाइम दे दें और सोचें तो क्या है, 5 साल में 6% रिटर्न्स, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स, कोई मतलब है? देखिए, निफ्टी आईटी में 28,500 से 31,000 की एक कॉन्ट्रा रैली हुई थी, और उस पूरी कॉन्ट्रा रैली हुई थी, और उसमें सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने आपको एक बताया था कि इस रैली में ना फंसे, याद है आपको? और वहाँ से हम करीब करीब 13% नीचे, और सभी के सभी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स 52 वीक लो पर हैं, और कुछ तो 3 से 5 साल के लो पर आ चुके हैं। इस तरीके का मूव रहा है यहाँ पर। और देखिए, सीएनबीसी आवाज़ काम करता है एक्सपीरियंस पर, रिसर्च पर, और सबसे सामने आगे रखता है व्यूअर्स को। इस वजह से हम इस तरीके के बोल्ड कॉल्स ले पाते हैं। हमको 1-2 दिन के मूव से मतलब नहीं है, हमें मूव मतलब है, क्योंकि क्या होता है ना, 1-2 दिन के मूव के बाद आप तो भूल जाएं उसको, जिसके पास है उसका क्या। अब सोचिए जो आईटी में फंसा है अब 31,000 पर लेकर, उसका क्या? तो निकल गए भाई। अब 31,000 में फंसा उसका क्या? तो इसके लिए हम इस तरीके के व्यूज लेते हैं। तो अभी भी सर फिलहाल दूरी बना के रखे आईटी स्पेस से। 100% जब मार्केट सिग्नल देगी तब करेंगे ना, भले ही महंगा लेना पड़े, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। और कैपिटल लिमिटेड होती है ना श्रेया, सबके पास अनलिमिटेड पैसा तो होता नहीं है। चलिए काम करते हैं, रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और फिर कार्यक्रम का क्रम भी समझना है। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में भारती एयरटेल। मेरे ख्याल से आज जो हमने 2 बिग बोल्ड कॉल्स ली, उसमें पहली थी भारती एयरटेल। अफ्रीका डील को बाजार ने थम्स अप दिया, वो डील काफ़ी शानदार है, इस चीज़ को समझिए। और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने एक व्यू लिया कि थोड़ा नतीजों से परे देखें, और ये जो कॉन्ट्रा बोल्ड कॉल लिया आज हमने ग्रीन का भारती एयरटेल पर, मैं देख रहा था सुबह की जो कॉल्स हैं 7-7 रुपये की कॉल 21 रुपये हो गई हैं। और सुबह मौका मिला 7 रुपये में जितना मर्जी कॉल्स आप लेना चाहें, 7 रुपये, वो जो 21 रुपये हो गई हैं कॉल्स, 3 गुना हुई हैं एक दिन में कॉल्स। और जो अफ्रीका वाली लाइन है ना, वापस रखिएगा, वो अफ्रीका वाली जो डील थी ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक 20% का सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल बन रहा था। अगर आप इंडिया यूनिट को 10% प्रीमियम देते हैं, अफ्रीका यूनिट को 10% डिस्काउंट देते हैं, तो उस वजह से। दूसरा है सिप्ला। अगेन सुबह 8:30 बजे हमने व्यू लिया था कि आज सिप्ला हीरो ऑफ द डे होगा, भले ही नंबर्स कल आए थे, क्योंकि नंबर्स कल आए थे, लेकिन ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स आज सुबह आए। इस वजह से सिप्ला में एक व्यू बन रहा था कि आज सिप्ला आपका हीरो ऑफ द डे होगा, ठीक है। तीसरा जाइडस लाइफ। अगेन आज का एक और बिग बोल्ड कॉल था हमारा, एक और बिग स्टॉक, इसको भी ग्रीन में लिया, जबकि नॉर्मली जब कंपनी बड़ा एक्विजिशन करती हैं तो आप नॉर्मली रेड लेते हैं उनको, ठीक है ना, लेकिन हमने ग्रीन में लिया था इसको। प्लस बायबैक का भी एक फैक्टर था, तो इस वजह से जो एक्विजिशन है वो अच्छा है और बायबैक का प्लान है, इस वजह से भागा ये स्टॉक। बीएससी, आई थिंक इस स्विंग में 2700 से बीएससी पर हमारा पॉजिटिव व्यू था, आज 4000 क्रॉस हुआ है बीएससी। एक तरफा तेज़ी का नज़रिया यहाँ पर काम आया और 4000 क्रॉस करके नए शिखर पर पहुँचा। और एनएलसी इंडिया, आज सुबह एक और बात हुई थी कि आज का एक और हीरो ऑफ द डे होगा। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मौका मिला होगा, क्योंकि हुआ ही बड़ा गैप अप, लेकिन फिर भी स्टॉक करीब करीब 14% ऊपर है इस समय। फिसड्डी स्टॉक्स में सिर्फ एक ही है, केन्सटेक, क्योंकि ख़राब नतीजा आए और ज़ोरदार पिटाई हुई, और सुबह हमने आशंका जताई थी कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा, लेकिन इतना गिर जाएगा उस समय नहीं सोचा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन ये मार्केट है
19% के करीब गिरा हुआ। चलिए अब कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं श्रेया। जी सर, क्योंकि मार्केट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। सबसे ज़्यादा कहाँ आज खरीदारी होती हुई नजर आई है आपके स्क्रीन पर आएगा, और इनफैक्ट भारतीय एयरटेल आपको शुमार नजर आएगा आज के गेनर्स में। सिप्ला, ये सारे बिग स्टॉक, ChatGPT स्पॉटलाइट में चर्चा हुई थी सारे स्टॉक्स की। देखिए सिप्ला तो 8% तेज है, भारतीय एयरटेल 5%। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज भी, और अदानी एंटरप्राइजेस आपको 7% अप नजर आएगा। HDFC बैंक ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। अच्छा, अगेन FNO में जाइडस लाइफ, सोलर इंडस्ट्रीज 5.5% ऊपर है, और अदानी पार आपको देखेंगे तो 4.5% की तेजी के साथ कर रहे हैं कामकाज। लेकिन अच्छे मार्केट में भी पूरा IT पैक, बैकफुट पर सारे स्टॉक IT स्पेस से ही। टेक महिंद्रा 2.25%, इन्फोसिस 2.5%, HCL टेक 1% से ज्यादा, साथ ही TCS लगभग 1% लुढ़क गया। वायदा में भी इनफैक्ट आपको ज्यादातर स्टॉक्स दिखाई देंगे। केन्स टेक देख लीजिए, परसिस्टेंस सिस्टम देख लीजिए, विशाल मेगामार्ट पता नहीं क्यों टूटा, अच्छे नंबर्स रहे हैं इसके, उसके बाद भी स्ट्रीट नहीं करता है रिवॉर्ड उसको, लगभग 2.25% का डेंट यहाँ पर भी। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इसने भी जगह बनाई है, आज लूजर्स में 5.5% नीचे है। लेकिन आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे तो केन्स टेक ही है, 19% नीचे अब कर रहा है कामकाज। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में होगा क्या वो समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, धर्मेश शाह, शिल्पा राउत, सोमिल मेहता और रुचित जैन से। 2:20 पर नुपुर जैन कुनिया बताएंगे आपको कि आगे कौन से नुपुर बताएंगे कि सिप्ला में आज तेजी क्यों है। साथ ही आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर यहाँ पर, और आगे समझेंगे कि हम 2:30 बजे स्विगी पर बुल वर्सेस बेयर आशीष, और 2:35 पर आशीष बताएंगे कि केन्स में तगड़ी मुनाफा वसूली क्यों है। 2:40 पर ऊपर बताएंगे आपको NLC इंडिया और बजाज माइंस में रफ्तार क्यों है। 2:45 पर आशीष बताएंगे टाटा स्टील और सेल के नतीजों का अनुमान। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। 3:10 पर अनुज से लेंगे स्ट्रैटेजी। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक, और 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी बताइए, आप इस समय क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में CDSL में। CDSL के फ्यूचर्स 1208 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 1190 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 1240। CDSL लॉन्ग कॉल शिल्पा जी की और इस प्राइस पर। अब आते हैं सोमिल जी के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड पिक कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा मैनकाइंड फार्मा पर। मैनकाइंड फार्मा में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेडिंग अबव शॉर्ट टर्म एवरेजेस, ट्रेडिंग अबव 200 डेली मूविंग एवरेज। एक ब्रेकआउट मिला है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ। मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2400 और ऊपर में टारगेट होगा 2600। मैनकाइंड फार्मा सोमिल जी की पिक हो गई। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा जो स्टॉक है आज वो है मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक, वो है HDFC बैंक। अब ट्रेड करें 775.60। अगर यहां पर भी अगर बंद देता है तो कह सकते हैं कि ये जगह इतनी अच्छी है बॉटम आउट होने की। स्टॉप लगाएंगे करीब 767 का, टारगेट होगा 790 का। लेकिन अगर यहीं पर भी क्लोज मिल जाता है तो फिर एक बॉटम आउट की बहुत ही अच्छी जगह है। 1 सेकंड डिस्क्लेमर, ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक की हो गई गाबा सर के पिक, और डिस्क्लेमर भी आ गया, इनका पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। आशीष चतुर्मोता और मानस के पास चलते हैं। पहले मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज जी, BSE लिमिटेड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। BSE में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 3974 के रहेंगे, और टारगेट रहेंगे 4200 के। 4200 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। BSE में कैश लेवल्स है। चाहे तो 4000 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब 140 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 99 का स्टॉप लॉस लगा ले और 225 की टारगेट सेट कर ले। ओके, BSE आपका अगर आप देखें एक लॉन्ग कॉल, सुबह हमने बात की थी 4000 की कॉल, नहीं आशीष भती थे 4040 की कॉल, है ना।
वो भी अच्छा करके गई हुई है, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, ऑल टाइम हाई BSE। धर्मेश शाह ICICI सिक्योरिटीज से भी जुड़े हैं। धर्मेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मेश, आपका कॉल क्या रहेगा इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक? गुड आफ्टरनून। अभी यहाँ से देखें तो हमें लग रहा है कि फार्मा स्पेस एज अ होल अच्छा करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि करेक्टिव फेस में फार्मा हैज बीन क्लियरली आउट परफॉर्मिंग, तो वहाँ पे हमारी टॉप पिक रहेंगी अजंता फार्मा। नाउ अजंता फार्मा अगर आप देखेंगे तो लास्ट 18 मंथ्स ऑफ लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब कि कहने का मतलब कि 1.5 साल से स्टॉक में कंसोलिडेशन रेंज चल रहा था जो थी 3200 से 2850 की। तो फाइनली इट हैज विटनेस अ ब्रेकआउट अबाउट 3200। तो वी बिलीव कि सपोर्टेड बाय स्ट्रांग वॉल्यूम्स, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अजंता फार्मा 3350 के टारगेट के साथ देखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो 3180 के स्टॉप लॉस के साथ 3350 के टारगेट के साथ खेल सकते। तो अजंता फार्मा हमारी टॉपिक है। ओके, अजंता फार्मा धर्मेश जी को पसंद आ रहा है। फार्मा स्पेस में अच्छी रैली भी है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, फटाफट से रिकैप, फिर टेक्नो फंडा कॉल भी लेंगे आशीष जी से। शिल्पा जी ने CDSL चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट और स्टॉप लॉस आएंगे आपके स्क्रीन पर। 1250-1200 टारगेट के लिए आप चेज कीजिए, 1190 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कह रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा के साथ जाएंगे, स्ट्रेंथ वहां पर भी नजर आ रही है। 2600 के टारगेट है, 2400 का स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा ने HDFC बैंक चुना है, अच्छी तेजी आज तो 3% से ऊपर कामकाज कर रहा है। 790 के टारगेट है, 767 का स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं कि BSE में स्ट्रेंथ है आज सुबह से ही, तो यहाँ पर मौके ढूंढे आप। 4200 के लिए से चेज कीजिए, 3974 का स्टॉप लॉस लगाइए। और धर्मेश जी ने अजंता फार्मा चुना है, फार्मा स्पेस से, जहां पर बेट लगनी चाहिए। 3350 के टारगेट उनके तरफ से, 3180 का लगाना है स्टॉप लॉस। आशीष जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपका टेक्नो फंडा का आइडिया क्या होगा इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, कमोडिटी साइकिल पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं और अभी कुछ दिनों में हमने हिंदुस्तान कॉपर की काफ़ी बार चर्चा की। कॉपर के प्राइसेस भी अब नए ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। बट अब जो हमें स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है हिंदुस्तान जिंक का, क्योंकि जिंक ने भी ऑलमोस्ट $3600 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और सिल्वर जो है वो ऑलमोस्ट $86-87 पे आ चुका है। और जो अर्निंग एस्टिमेट है वो ये बताते हैं कि जो फ्यूचर अर्निंग हम जो एस्टिमेट्स ब्लूमबर्ग में या बाकी जगह पे देखते हैं तो वो जनरली एजम्पशन ले रहे हैं जिंक के प्राइसेस का करीब $3000 के आसपास, और सिल्वर के जो प्राइसेस अज्यूम किए जा रहे हैं वो $60 पे कर रहे हैं, जबकि प्राइसेस काफी ऊपर जा चुके हैं। तो इसका क्लियर बेनिफिट हिंदुस्तान जिंक को देखने को नजर आएगा। और वर्ल्ड में अगर से आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक एक तरीके से लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है जिंक के अंदर में, और साथ ही साथ सिल्वर के भी प्रोडक्शन के टर्म में सेकंड या थर्ड नंबर पे ग्लोबली हिंदुस्तान जिंक आता है। तो ये एक बहुत बड़े ट्रिगर्स यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली एक शॉर्टेज इन सभी कमोडिटीज में बन रही है और उसका क्लियर प्ले हिंदुस्तान जिंक के अंदर में देखने को नजर आएगा। टेक्निकली आप अगर से देखेंगे तो स्टॉक एक वीकली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है और अब मेरे हिसाब से 640 पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट हिंदुस्तान जिंक ने बनाया है। ये सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 780 रुपए तक की अपसाइड हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। हिंद जिंक लगातार इसकी चर्चा हुई है, बिग स्टॉक्स में भी शुमार रहा है और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में, और मेटल स्पेस ऑलरेडी फोकस में है, तो रखे हिंद जिंक। आशीष चतुर्वेदी जी की ये पिक हो गई है। अच्छा, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं फिलहाल तो, और 800 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी बैंक निफ्टी में अभी है। 322 अंक ऊपर है हम निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक मूव सर, लिटरली अगर मैं बात करूं, जो सुबह CNBC आवाज़ ने बताई, सिप्ला अभी तक वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। भारतीय एयरटेल तो लगातार प्रेशर में रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने एक बोल्ड कॉल ली और वो हुआ है आज इनफैक्ट। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ज़्यादातर लगता है मुझे कि यही मार्केट में तलाशने चाहिए। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, देखिए मैं कहता हूँ कि दर्शकों का फ़ायदा होना चाहिए, है ना। हाँ। कॉपी पेस्ट हो जो मर्जी हो। हम सुबह 8:30 बजे ये व्यू लिया था जी, भारतीय पर, सिप्ला पर सुबह 8:30 बजे। अब क्या है ना, ओपनिंग के बाद तो मार्केट का वर्डिक्ट आ गया। उसके बाद आपका व्यू क्या है? उसके बाद हम 9 बजे रिपीट करते हैं उन स्टॉक्स को, लेकिन व्यू 8:30 बजे लेते हैं। भले ही प्री ओपन, अब प्री ओपन देखकर तो कोई भी कह देगा कि आज प्री ओपन में सिप्ला ऊपर खुला था कि आज सिप्ला हीरो ऑफ द डे होगा, लेकिन 8:30 बजे आपको उस चीज़ के लिए तैयार सिर्फ CNBC आवाज़ पर। सेम NLC इंडिया, ओपनिंग के बाद उसमें क्या बच जाता है, मतलब ओपनिंग के बाद बोलने में क्या है, मतलब उसके बाद तो मार्केट का वर्डिक्ट आ गया ना। उसके बाद तो हमारा व्यूअर समझता है उस चीज़ को। ऐसा थोड़ा ना, हमारा व्यूअर कोई अनपढ़ थोड़े ना है, उसको ये बात समझ में आती है। खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, लेकिन अच्छी बात यह है कि होपफुली
दर्शकों को फ़ायदा हुआ होगा। चलिए उन्हीं दो स्टॉक्स की बात करते हैं। पहले बात करेंगे भारतीय एयरटेल, आई थिंक सर। चलिए पहले भारतीय की बात कर लेते हैं। वैसे पहले सिप्ला पर बात करने का मन था मेरा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रैली सिप्ला में आई थी और आज का हीरो ऑफ द डे भी बना हुआ है। तो फिर नूपुर से जानते हैं कि सिप्ला क्यों बना आज का हीरो ऑफ द डे। नूपुर बताइए। बिल्कुल, कल नतीजे आए थे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी काफ़ी पॉजिटिव है और उसके बाद लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी व्यू यहाँ पर पॉजिटिव आते हुए नजर आया है। बड़ी बातें कॉन कॉल में यही थी कि सिप्ला का जो FY27 का यूएस का कारोबार है वहाँ पे बड़े लक्ष्य यहाँ पर देते हुए दिखे और इनफैक्ट यूएस की जो आय है उसमें जो सरप्राइज निकल के आया, उसके ग्रोथ गाइडेंस का जो सरप्राइज निकल के आया वही ब्रोकरेज हाउस को पसंद भी आते हुए दिखाए। FY27 में यूएस का जो कारोबार है वहाँ पे तिमाही की जो रन रेट होगी आय की वो करीबन $250 मिलियन के आसपास रह सकती है। पूरे साल की बात करें तो $1 बिलियन आय हासिल करने का यहाँ पे बड़ा लक्ष्य सिप्ला की तरफ से आते हुए दिखा। फिलहाल देखें तो मौजूदा आय में 155 मिलियन का रन रेट रहता है और वही बढ़ के 250 होने वाला है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट यूएस की जो पाइपलाइन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो प्रोडक्ट्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रहे हैं, ये जो पाइपलाइन है प्रोडक्ट की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी से सपोर्ट आती हुई नजर आएगी। H1 हल्का कमजोर रह सकता है, लेकिन H2 में जो कि सेकेंड हाफ होगा इस साल का, वहां पर मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिलेगा। FY27 में एबिटा मार्जिन्स देखें, उसका गाइडेंस 18.5% से 20% का यहाँ पर देते हुए दिखे और FY28 में मार्जिन्स जो है वो 20% से ज़्यादा आते हुए नजर आएंगे। अब ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, लगातार बुलिश कमेंट्री ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी आती हुई दिखी है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग कर दी है, लक्ष्य 1550 रुपए का देते हुए दिखे। 2 साल में यूएस में अच्छे लॉन्च से जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी कंपनी की वो काफ़ी सुधरती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ हाल ही के जो गिरावट देखने को मिली थी उसकी वजह से वैल्यूएशन भी फिलहाल आकर्षण के नजर आ रहे हैं और वैल्यूएशन भी सपोर्ट यहाँ पे मिलते हुए दिखेगा। सिटी की राय देखें तो यहाँ पे टारगेट उन्होंने बढ़ा के 1700 रुपये का कर दिया है। भारतीय कारोबार में 15% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। यूएस में जो लॉन्च की जो कॉमेंट्री यहाँ पर सामने आई है वो काफ़ी पसंद आ रही है ब्रोकरेज हाउस को और कोटक की बात करें तो लक्ष्य यहाँ पे 1625 का देते हुए नजर आए। चलिए ये बात हो गई सिप्ला पर। आशीष, सिप्ला पर आपका क्या व्यू है क्या आपके पोर्टफोलियो में? तो अनुज देखिए, फार्मा पे हम काफी पॉजिटिव व्यू इस समय पे मेंटेन रख रहे हैं। ना सिर्फ CDMO अपॉर्चुनिटी जहां पे हमने काफी बार चर्चा भी की, पर अब हमें लगता है कि जो जेनेरिक फार्मा कंपनीज है, चाहे वो सिप्ला हो या सन फार्मा जिन्होंने अभी एक बड़ा अधिग्रहण किया और काफी बड़ी कंपनी का अधिग्रहण यूएस में किया, तो वो एक कंपनी हमें काफी पसंद आ रही है। इवन बायोकॉन जिसने लास्ट 2-3 सालों में कोई बड़े रिटर्न जनरेट नहीं किए, बट बायोसिमिलर्स के स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें लगता है यहाँ पे नजर आएगी। तो ये पूरा स्पेस हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है और खासतौर पर सिप्ला जिसने नंबर्स दिए और बहुत ही इंकरेजिंग नंबर 15% की ग्रोथ इंडिया मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में हमें देखने को नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि एक री रेटिंग यहाँ पे बनी रहेगी। ऑलरेडी आज 8-9% की बढ़त आई है, बट मैं समझता हूँ ये ट्रेंड कंटिन्यू रह के 1650-1700 की ट्रेजेक्ट्री में सिप्ला को लेकर जा सकता है और ओवरऑल फार्मा स्पेस हमें काफी पॉजिटिव लगता है। तो एक ओवरवेट पोजीशन फार्मा में हम मेंटेन रख रहे हैं। ओवरवेट है फार्मा में आशीष जी, और सिप्ला भी पसंद आ रहा है इन लेवल्स पर। 1650 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है और देखिए शानदार रैली आज 8% अप। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो CNBC आवाज़ ने सबसे पहले आपको बताया था कि भारतीय एयरटेल में आज अच्छी खासी रैली हो सकती है। भारतीय एयरटेल डेज हाई पर 5% अप। नुपुर, भारतीय एयरटेल कॉन कॉल में क्या बातें कही मैनेजमेंट ने और अफ्रीका डील को लेकर क्या क्या बातें कही है, बताएं। एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन कॉल था, 12 बजे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस कॉल और सुनील भारती मित्तल जो चेयरमैन है कंपनी की, उनकी तरफ से काफ़ी उनकी जो इच्छा है वो सामने आती हुई दिखी। सक्सेशन प्लान पे भी उन्होंने कहा कि आने वाले 10 साल में जो अगली पीढ़ी है उसको वो कमान सौंपना चाहते हैं। उनकी एक ये भी विश है कि भारतीय टेलीकॉम की जो भारतीय एयरटेल में हिस्सेदारी है वो बढ़ के 51% पहुंच जाए। फिलहाल देखें तो 40.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। कुछ सालों में अफ्रीका कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने का भी उन्होंने लक्ष्य दिया है और आने वाले सालों में, और ये इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए क्योंकि आने वाले सालों में हो सकता है बायबैक और डिविडेंड भी आते हुए देखिए। उन्होंने यही कहा कि इसकी योजना पर भी वो काम कर रहे हैं। FY26 की कंपनी की जो रेवेन्यू रही है वो इतिहास में सबसे ज़्यादा रही है, इसीलिए इतना पॉजिटिव गाइडेंस और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी अच्छी नजर आई। इसके अलावा अफ्रीका में जो टेली का
जो ग्रोथ है वो उस पर काफ़ी भरोसा यहाँ पे दिखाती हुई दिखी है कंपनी। लॉन्च टर्म जो है ग्रोथ का पूरा भरोसा यहाँ पर रहेगा। क्लाउड सेगमेंट जो है कंपनी का वहाँ पे फोकस बढ़ते हुए नजर आया। जो नए क्लाइंट है उनसे बातें चल रही है उनकी। वेस्ट एशिया युद्ध से थोड़ा कारोबार पर इम्पैक्ट हुआ है, नहीं तो ये Q4 भी और भी बेहतर रहता इन टर्म्स ऑफ आरपू। तो सक्सेशन प्लान को लेकर बड़ी बातें की गई है, अपनी होल्डिंग बढ़ाने पर बड़ी बातें गई है और शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक या डिविडेंड की योजना पर अब सबकी नजर है। बिल्कुल, एक भारतीय एयरटेल आज का अगर आप देखें एज ऑफ नाउ सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। और देखिए इसका ओआई का जो इम्पैक्ट है ना, आज के सेक्टोरियल टेलीकॉम के ओआई पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। ओआई रखिएगा। हालांकि देखिए मैं इंटरडे पर्सपेक्टिव से बात नहीं करूंगा, इन नंबर्स के बाद, इन कमेंट्री के बाद मैं देख रहा था मानस इसके वीकली चार्ट्स आज और कल में जिस लो को हमने डिफेंड किया वो पूरा मार्च अप्रैल मई का लो है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट कैंडल होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली कैंडल होगी मेरे ख्याल से पोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। लो रहा 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक इन्वेस्टर के लिए मान लीजिए जो थोड़ा सा हायर लेवल्स पे भी है या फिर थोड़ा सा रीजनेबल लेवल्स पे इस पे एंटर्ड है, 1877 ये अपने आप को थोड़ा सा एडिशन के लिए कितना अच्छा लेवल है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली डे पर्सपेक्टिव, वीकली पर्सपेक्टिव नहीं, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से ये एवरेज 100 डेमा क्या कह रहा है, 100 वेमा क्या कह रहा है आपको? देखिए पहली चीज, पिछले 3 मंथ से स्टॉक 1750 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। आज की रैली को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक इस बार 1900 के लेवल को ब्रेक करेगा, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज आता है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम 2025 से लेकर 2050 तक की रैली भारतीय एयरटेल दिखा सकता है। तो अगर किसी का पोजीशन है, थोड़ा टाइम तक होल्ड करना चाहता है, तो भी मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए 1745 के स्टॉप लॉस के साथ, कम से कम 2050 के टारगेट के लिए। 1700 का स्टॉप लॉस से मेंटेन करके आप भारतीय एयरटेल में खरीदारी कर सकते हैं। अच्छी रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रही है। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का, और कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा सर से, आशीष जी से और सोमिल जी से। गाबा सर बताइए कैश में कौन सा काउंटर? मेरा ध्यान है श्रेया, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज। सेटअप के हिसाब से सही है। ट्रेड करा 1172, स्टॉप थोड़ा डीप होगा 1100 का, 72 रुपीज का, लेकिन टारगेट भी 1300 का होना चाहिए ना। 1260 एक रीसेंट हाई हमने देखा है, लगता है वो पार कर लेगा। तो फर्स्ट टारगेट 1260, फिर 1300 पॉसिबल है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज अभी 1171 पे बाय कॉल प्रकाश सर की कैश में। आशीष चतुर्मुदा जी के पास चलते हैं। आशीष आप क्या पिक करेंगे कैश में? जी वीरेंद्र, तो देखिए वीरेंद्र, हमें जो स्टॉक काफी पसंद आ रहा है वो वायर्स एंड केबल सेगमेंट से है और आरआर काबिल की चर्चा हमने पिछले कुछ दिनों में की। ऑलमोस्ट 1580-70 के जोन से हम डिस्कशन इसका कर रहे हैं और हमें लगता है अभी भी जो नंबर्स आए वो उसके बाद हम और इस स्टॉक के अंदर में पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि जिस तरह की केपेक्स कंपनी करने जा रही है और साथ ही साथ हमें लगता है कि एक जो कॉपर के जो प्राइसेस बढ़े उसकी वजह से हो सकता है शॉर्ट टर्म में जो चैनल पार्टनर्स है उसको वो इन्वेंट्री रखने में थोड़ा हेजिटेट करे। बट जिस तरह की डिमांड अपटिक बनी हुई है तो इवेंचुअली हमें लगता है कि रीस्टॉकिंग होना शुरू हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली पूरे वायर्स एंड केबल्स सेगमेंट को मिलेगा। बट आरआर का बिल अपने जो पीयर प्लेयर्स हैं उसके सामने में एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं और जब नंबर्स आए तो वहां पर एक बहुत ही इंकरेजिंग नंबर्स हमें देखने को नजर आए। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड बरकरार रहेगा और 2300 से 2400 तक की ट्रेजेक्ट्री आरआर काबिल के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। टेक्निकली एक पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन अभी बना है, तो हमें लगता है 1900 रुपए पे एक अच्छा बेस ये स्टॉक ऑलरेडी बना चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल नजर आती है। ओके, आरआर काबिल ये हो गई आशीष शर्मा के पिक। सोमिल आपने क्या पिक किया? मैंने पिक किया है त्रिवेणी टर्बो में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है ऑलरेडी। एक मीडियम टर्म में ऑन द वीकली चार्ट एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस हैं। 20, 40, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप, बहुत ही अच्छा सेटअप है। मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ऑल 3 टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया लगता है ये स्टॉक। शॉर्ट टर्म में इस समय एक स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा 555 एंड ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 640 के। ओके, त्रिवेणी टर्बाइन ये हो गया आपके लिए एक पिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्विगी की। एक बार शेयर लेकर आइए स्विगी का, और इसका ज़रा 2 साल का चार्ट रखिएगा स्विगी का, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा। आज तो खैर 2% ऊपर है, लोअर लेवल से रिकवरी आ गई है, लेकिन आज कल वो था 251 और देखिए जो अपने हाई थे 600, वहाँ से अब ये ऑलमोस्ट 60% टूट चुका है और ऑल टाइम लो पर है।
इस पर आज हम कर रहे हैं बुल वर्सेस बेयर। देखते हैं इस पर बुलिश नज़रिया रखने की हिम्मत किसकी है आज। चलिए नूपुर की है, नूपुर बुल हैं और आशीष बेयर हैं। शुरुआत करें बुल वर्सेस बेयर की। सर मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा स्विगी के साथ। जब कोई डिलीवरी नहीं देता ना तो स्विगी की इंस्टा जो है वो बहुत जल्दी डिलीवरी देता है, बस इसीलिए आज मैं बुल बनी हूँ स्टॉक पे। लेकिन जिसकी बात कोई नहीं कर रहा उसकी बात मैं करती हूँ। जो फूड कारोबार का बिजनेस है और जिस पर मार्केट वैल्यूएशन देता है इस कंपनी को, वो उसका Q4 के नतीजे देखें ना वो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। 3.3 बिलियन रेवेन्यूज़ यहाँ पे करते हुए नजर आई थी, मार्जिन देखे 3.3% आते हुए दिखे थे। रिकॉर्ड स्तर पर जो है फूड कारोबार यहाँ पे दिखा था। आशीष, और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी काफी पॉजिटिव है। कैश काउ बिजनेस है कंपनी का, 18 से 20% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एबिटा मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात नहीं कर रही हूँ, एबिटा मार्जिन यहाँ पे 5% रह सकते हैं। नुपुर, ये स्टॉक वेल्थ डिस्ट्रक्टर साबित हुआ है। जब से लिस्टिंग हुई है लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। आज भी लाइफ लोस के आसपास है, लेकिन आपने क्या बताया कि फूड डिलीवरी बिजनेस है, ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, कैश जनरेशन है। क्या फ़ायदा है इस कैश जनरेशन का? देखिए अब मैं आपको आपके आंकड़े समझाता हूँ। फूड बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी करता है तकरीबन 300 करोड़ के आसपास की, लेकिन इंस्टामार्ट पता है कितना डेंट दे देता है? डबल, 860 करोड़ का। तो क्या ही फ़ायदा है? पूरा का पूरा तो नुकसान इंस्टामार्ट लगातार कर रहा है। लेकिन इंस्टामार्ट भी आज जो है वो होता हुआ दिखेगा। इस क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन जो ब्रेक इवन होने वाला है क्विक कॉमर्स में वो Q1 यानी कि इसी क्वार्टर में हो जाएगा FY27 के। जो मार्जिन लॉसेस हुए थे वो घट के सिर्फ 1.1% के आसपास रह गए। और जो 3% की पॉजिटिव वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, वो ऑलरेडी टॉप सिटीज है जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, यहाँ से ऑलरेडी आने लगी है। तो लॉसेस भी कम हो रहे हैं और आगे चल के आपको प्रॉफिट भी नजर आएगा। आगे चल के बस ये उम्मीद है, क्योंकि कंपटीशन में तो स्विगी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक समय ऐसा था कि आपके पास सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, अब तो जेप्टो भी आ गया है, ब्लिंकिट भी आ गया और भी बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं और मार्केट शेयर को धीरे धीरे ग्रैब कर रहे हैं। लेकिन अपने नियर कॉम्पिटिटर से कितना पिछड़ चुका है। आप ऑर्डर पर डे देखिए, आप इटर्नल के मुकाबले तकरीबन 40 से 50% कम है। डार्क समय आया था जब इटर्नल का भी स्टॉक 40 रुपए पहुंचा था और अब देखिए वहां से कहां पर है। ऐसी कुछ कहानी स्विगी की भी हो सकती है। मैं आपको वैल्यूएशन के नंबर्स बता दूं। वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली इतना स्टॉक नीचे है तो फेवरेबल होंगे। इंस्टामार्ट को तो कोई वैल्यू करता ही नहीं है, जीरो, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन लगातार SOTP देखें फूड कारोबार का तो वहां से अगर 35 का भी FY28 का एडजस्टेड एबिटा पर नंबर लेके तो 400 450 का आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। देखिए मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। आपका डार्क स्टोर का एक्सपेंशन ना के बराबर है। आप इटर्नल से तकरीबन 50% पीछे चल रहे हैं। आधे डार्क स्टोर्स हैं। कैसे क्विक कॉमर्स में ग्रोथ आ जाएगी जब यहाँ पे जेप्टो लगातार अच्छे अग्रेसिव डिस्काउंट्स दे रहा है, मार्केट शेयर हासिल कर रहा है। कल की आई हुई कंपनी है, कहां से कहां पहुंच गई। स्विगी पिछड़ गया है। Q4 में आप देखें तो सिर्फ 7 नए डार्क स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं। ऐसे होगा कंपटीशन? अरे आशीष, ऑप्टिमिज्म की तो बात ही नहीं है ना। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जब ये IPO आया था 5.8% स्टेक था। लिस्टिंग के दौरान वहां से लेके लिस्टिंग के टाइम 5.8% होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की। मार्च का शेयर होल्डिंग देख लीजिए उठा के 22.54%। अच्छा वो छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि इटर्नल और स्विगी में कौन सा बेहतर है? आपने तो दोनों स्टॉक किए हैं अभी। मैं आपको हेल्प करता हूं। देखिए नेट ऑर्डर वैल्यू ब्लिंकिट की ज्यादा है, नेट एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप देखें ये भी ब्लिंकिट की ज्यादा है, मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स ये भी ज्यादा है, एडजस्टेड एबिटा ये प्रॉफिट में ये करीब 860 करोड़ का घाटा कर रहा है। बट जोमेटो के प्रमोटर का तो व्यू ही चेंज हो गया, उनका तो माइंडसेट ही चेंज हो गया। एटलीस्ट स्विगी के प्रमोटर टिके हुए तो है, गाइडेंस तो दे रहे हैं पॉजिटिव। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार कैश बर्न होता जा रहा है धीमे कंपटीशन में, ऐसा लग रहा है स्विगी अब पिछड़ गया है। स्विगी लॉस में एक कंपनी, नुपुर ने कहा कि इंस्टामार्ट पे डिलीवरी जल्दी हो जाती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो डिलीवरी का तो नहीं पता, कस्टमर सर्विस भी ढंग का नहीं करती, पेशेंट टेस्ट करती रहती है, कोई कंप्लेंट एड्रेस नहीं करती। सर ये तो बात होगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। अच्छा स्टॉक परफॉर्मेंस मैं तो आशीष के साइड हूँ सर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पेशेंट्स तो टेस्ट करते आया हुआ है। स्विगी पर आपका व्यू क्या है सर? देखिए आज तो आशीष की साइड ही होना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये सर नुपुर ने बताया कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.8% से बढ़कर 22.5 पर आई है ना। मैं तो कहूँगा म्यूचुअल फंड को जवाब देना चाहिए क्यों और किसने बेचा है इनको, किसने बेचा है इनको। ये जो इनका स्टेक बढ़ा है थोड़ा सा इस पर भी काम करने की ज़रूरत है हमें। किस लिए भाई, किस खुशी में? अब अपना खुद का पैसा नहीं है तो आप लगा सकते हैं ऑब्वियसली। देखिए जब भी मामला ना किसी भी आर्ग्यूमेंट में मामला जब EV सेल्स पे आ जाए ना, EV बाय सेल्स, तो वो डिबेट मेरे लिए तो वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अब एबिडा नहीं है तो आप सेल्स की बात करेंगे कि एबिडा तो है ही नहीं। अब स्विगी पर मेरा व्यू आज से नहीं, एक हमेशा से नेगेटिव रहा है। शुरू में एक बार IPO के टाइम पे हमने एक हल्का सा पॉजिटिव व्यू लिया था क्योंकि तब IPO
हम इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि एक अच्छी मैनेजमेंट है, यंग मैनेजमेंट है और ढंग के बहुत अच्छे डिस्काउंट पर आईपीओ लेकर आई है और पोस्ट लिस्टिंग अच्छा पैसा बना वहाँ पे 400 से 600 तक का व्यू गया। उसके बाद आई थिंक जिस तरीके से मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हुई और बार बार उन्होंने जो नज़रिया था ब्रेक इवन का उसको पुश करते गए, लगातार पुश करते गए। आप इनकी प्रीवियस कमेंट्री उठा के देख लीजिए, जो सबसे पहले लिस्टिंग के वक्त उनकी कमेंट्री थी कि हम इस समय तक ब्रेक इवन हो जाएंगे, आज उसके आसपास भी हैं क्या। और FY28 का नंबर अगर आप देख रहे हैं वो भी EV टू सेल्स, तो आई एम सॉरी टू से जब तक कंपनीज जब तक एबिटा पॉजिटिव नहीं होंगी मार्केट आपको वैल्यूएशन नहीं देगा। ये वो वाली बुल मार्केट नहीं है जिसमें आप किसी भी लेवल पर आएँ, GMV का नंबर बोलें या कोई भी नंबर थ्रो अराउंड करें और मार्केट आपको, ये लार्जर बिगर फूल वाली थ्योरी नहीं है यहाँ पर कि एक के बाद एक कोई आएगा और आपको बेल आउट कर देगा। ये वो वाली मार्केट नहीं है। अब इनके पास कोई रोड मैप भी नहीं है। या तो देखिए, दो कंडीशन में मैं स्विगी पर एक अपना व्यू बदलूंगा, या तो स्टॉक यहाँ से आधा हो जाए, है ना। हंस क्यों रहे हैं आप? मतलब अगर 600 वाला अगर 250 हो गया तो 250 वाला 125 क्यों नहीं हो सकता? और तो हो जाएगा, तो फिर उसमें तो या तो आधा हो जाए यहाँ से, तो चलिए ठीक है, कहेंगे कि भाई इतना कम मार्केट कैप हो गया फिर भी इतने अच्छे केटर करती है तो इसके लिए, या फिर 2-3 तिमाहियों तक घाटा कम करे, बैक टू बैक घाटा कम करे। आज की डेट में, अब नूपुर और आशीष की डिबेट हो रही है कि भाई इंस्टामार्ट को तो कोई वैल्यूएशन नहीं देता है। आज की डेट में इटर्नल का सबसे बड़ा जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअली ब्लिंकिट की वजह से आता है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या फ़र्क है, ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल है और इंस्टामार्ट प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहा है। और इंस्टामार्ट कोई नया प्लेयर नहीं है, मेरे ख्याल से 10 साल तो हो गए होंगे इनको आराम से इस बिजनेस में। ब्लिंकिट से पहले शुरू हुआ था, 10 साल तो हो गए हैं। तो ब्लिंकिट के बाद ही इसके बाद ब्लिंकिट आया, इसके बाद जेप्टो आया और जेप्टो भी बहुत अच्छे से फंडेड है अब, ठीक है। तो ऐसे में मतलब अच्छा देखिए, जो नूपुर ने बात कही ना कि उनको जल्दी डिलीवरी हो जाती है, हो सकता है वो जो डार्क स्टोर है आपके घर के पास, स्विगी का डार्क स्टोर है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो एक छोटा सैंपल साइज होगा, वो बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं होगा। वीरू हंस रहे हैं क्योंकि वीरू ना तो इंस्टा करते हैं ना वो ब्लिंकिट करते हैं। वीरू तो अपने स्कॉर्पियो लेकर निकल जाते हैं, खुद शॉपिंग करते हैं जब तक खुद पहचान ना लें प्रोडक्ट। मैं वैसे ब्लिंकिट ब्लिंकिट मुझे नूपुर की बात पर हंसी आती है आज, है ना। जिसका कोई नहीं है उसका तो स्विगी है यार, वो है ना। तो मुझे उसकी बात पे हंसी आई। बाकी आपका जो तर्क था ना, जब भी EV टू सेल्स पे बात आती है तो मेरा भी मन वही खराब जाता है। बिल्कुल, मेरा भी मन वही खराब जाता है। खैर होपफुली जैसे इटर्नल टर्न अराउंड हुआ था, और देखिए दिल से तो मैं चाहूँगा कि टर्न अराउंड हो, कोई अगर होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस सेट करे। तो स्विगी से पहले कंपनी हुआ करती थी स्कूटसी, आई थिंक स्विगी ने उसको एक्वायर कर लिया था। तो पहले स्कूटसी हुआ करती थी, वो काफ़ी चलती थी। तो एक मतलब ऐसा नहीं है कि विजन नहीं था मैनेजमेंट के पास, विजन था, लेकिन उसको एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाए, ये फैक्ट है। तो ठीक है, मार्केट में ना बहुत स्टॉक्स हैं, तो इसमें क्यों, जो मार्केट कह रहा है कि लगातार लाइफ टाइम लो बना रहा है, उसमें कोई पैसा लगा के कोई मेरा मतलब नहीं है। चलिए नूपुर, आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट के लिए। आशीष चतुर्मोहता, आपके पास इटर्नल या स्विगी कोई स्टॉक है क्या पोर्टफोलियो में? जी, तो अनुज बिल्कुल देखिए, इटर्नल पोर्टफोलियोज में हम होल्ड करते हैं और जो उसका मेन कारण ये रहा कि जिस तरह से क्विक कॉमर्स में इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई और जहां जिस तरह के डार्क स्टोर एडिशंस इटर्नल ने किए वर्सेस स्विगी, तो क्लियरली वहां पर इटर्नल ने एक बड़ी लीड ले ली और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी सेगमेंट में काफी बढ़ चुकी है। तो अगर से आप डार्क स्टोर एडिशंस उस पेस से नहीं करेंगे जो रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आपके क्विक कॉमर्स सेगमेंट में देखने को नजर आएगा। तो वहां पर पे वैसे भी मार्केट जो टर्मिनल वैल्यू या इस समय पे जो वैल्यू दे रहा है इस पूरे क्विक कॉमर्स को विद इन स्विगी, वो ऑलमोस्ट जीरो मान रहा है। और आप देखेंगे इटर्नल जहां पर पे प्रॉफिटेबल हो चुका है, तो क्लियरली इसका एक इम्पैक्ट स्विगी पे डाउन साइड पे देखने को नजर आ रहा है। सेकेंड, कंजम्पशन की जो थीम है वो अभी पिक नहीं हो रही, तो जब भी ये पिकअप होगा, पहला पैसा जो है मार्केट का वो हमेशा मार्केट के लीडर को जाएगा और इसलिए मुझे लगता है कि पहली रिकवरी आएगी वो इटर्नल के अंदर में आएगी। फॉलोअप में डेफिनेटली बाद में स्विगी चल सकता है, बट अभी इस समय पे हम स्विगी को अवॉइड करके इटर्नल पे ही फोकस बनाए रखेंगे। जहाँ इटर्नल पे फोकस कर रहे हैं, आपका झुकाव इटर्नल की तरफ है, स्विगी को अवॉइड करके। चलिए अब एक काम करते हैं, इस बातचीत को, बहुत अच्छी रही है बातचीत, और आशीष ने अपना आज वोडाफोन आइडिया वाला जो किस्सा बाकी था ना, उसका गुस्सा उतार लिया नूपुर पे। अब आगे बढ़ते हैं, धमाकेदार ऑप्शन 3 ट्रेड से मानस, शिल्पा और सौमिल जी लेंगे एक एक करके। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, सीमेंस पे मेरा ध्यान है। अगर हम पैटर्न देखें तो सीमेंस ने आज 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर 3700 वाला कॉल ऑप्शन जो 117 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है,
उसमें खरीदारी की जा सकती है। 79 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको 200 रुपए के सेट करने हैं। ओके, शिल्पा जी आप बताइए आपका ऑप्शन। आज बिल्कुल अनुज जी, मेरा मैक्स हेल्थ में रहेगा 1080 का कॉल ऑप्शन जो रफली 12 रुपए 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है। इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, स्टॉप लॉस 7 रुपए का रखिए, पहला टारगेट 19 का है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 25 के स्टैंडर्ड टारगेट। ओके, मैक्स हेल्थ केयर ये शिल्पा जी की पिक हो गई। सोमिल जी, ऑप्शंस में कौन सा काउंटर देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं प्रियम कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। अब यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन लेना है दैट इज 610 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 26 मई का ये एक्सपायरी का। इस समय चल रहा है 12 रुपए के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस होगा 8 रुपीज और ऊपर में मुझे लगता है ये 20 रुपए तक जा सकता है। ओके, यहाँ पे तीनों ऑप्शन ट्रेड्स हो गए। एक बार एक स्टॉक लेके आइएगा जरा, आप दिखाइए लॉरस। आई मीन फार्मा स्पेस में एक मैनकाइंड और एक लॉरस, इनमें ऐसी स्ट्रेंथ रही है। और लॉरस का तो खैर मैं मैनकाइंड से भी कंपैरिजन नहीं करूँगा। 1321 3% ऊपर वर्टिकल राइज। 30 अप्रैल को इसका भाव था 1057, नाउ इट्स 1321, मोर देन 25% इन आई थिंक स्पैन ऑफ 15 डेज। रुचित हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रुचित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रुचित, क्या ट्रेड पिक करेंगे आप इस वक्त? जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। एनएमडीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। मेटल जैसा स्पेस हमने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में देखा है जो कंटिन्यू रह रहा है, और एनएमडीसी ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिखे नो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, वो भी प्रीवियस लास्ट 2 दिन के मूव्स है। सर ये क्लियर एक हाई टॉप हाई बॉटम के कंटिन्यूएशन के साइंस है। तो करंट लेवल्स पे भी नो 91 के नीचे स्टॉप लॉस रखे एनएमडीसी में यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 97 के टारगेट से। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। केन्स अभी भी 21% के करीब नीचे है। जी हाँ, बड़ी गिरावट केन्स में। और आशीष से समझते हैं कि ऐसा आखिरी नंबर में इतना बड़ा हॉलर क्या है। आशीष बताइए। सर, आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है, बड़ी गिरावट और नो साइंस ऑफ रिकवरी। शुरुआत गिरावट के साथ हुई, उसके बाद लगातार स्टॉक लुढ़का ही है। अब दरअसल आप देखें तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिले। जो गाइडेंस कंपनी ने 1700 करोड़ रेवेन्यू की दी थी वो मीट नहीं हो पाई। और साथ में आप देखें तो इंटरनल्स के लिहाज से वर्किंग कैपिटल डेज ये इसके आंकड़ा है अभी 125 दिन। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस थी 85 दिनों की। मार्जिन्स पिछले साल के मुकाबले 150 बेसिस पॉइंट घटे हैं। और साथ में जो ग्रॉस डेट है इसमें भी कोई रिकवरी नहीं, 870 करोड़ के आसपास का डेट है। कोई फर्दर इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल और मैनेजमेंट ने जो बातें कही हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। दरअसल वो 2 बड़े ऑर्डर जो हैं वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे सरकार की तरफ से, और बता रहे थे कि मार्च के आखिरी 10 दिनों में हो सकता था कि ऑर्डर मिल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। वो डिले की वजह से आप देखें तो नंबर्स पर यहाँ पर इम्पैक्ट है। हालांकि आगे के लिए तो मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया दे रहा है, लेकिन मार्केट को इसमें भरोसा नहीं नज़र आ रहा है। दरअसल FY27 के लिए बता रहे कि इंडस्ट्री से दुगनी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। EMS बिजनेस इनका स्टैंडअलोन आधार पर बढ़िया करेगा। और FY27 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस है ये तकरीबन 30% है। अगले 3 क्वार्टर्स में जो इनका स्मार्ट मीटर सेगमेंट है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ में आप देखें तो 17% एबिटा मार्जिन की गाइडेंस भी और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। लेकिन इतने कमज़ोर नतीजे और गाइडेंस मिस कर दी, इसी के चलते आप देखें तो ब्रोकरेजेस की तरफ से बहुत ही ख़राब नेगेटिव कमेंट्री आई है। और JP मॉर्गन ने तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। अब इनकी कवरेज में न्यूट्रल की राय है और टारगेट प्राइस भी आप देखें तो घटाकर 4000 कर दिया। हालांकि अब तो उसके भी सिग्निफिकेंटली नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं, लेकिन कॉमेंट्री काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव। ओके, कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। चलिए एक काम करते हैं, अब शुक्रिया आशीष, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मीनवाइल एक बार ज़रा लॉरेंस लैब्स वापस लेकर आइए। कल का ChatGPT स्टॉक था ये और 3% ऊपर है। अब क्या ज़बरदस्त रैली है। इनफैक्ट कल 4 स्टॉक लिए थे हमने ChatGPT में, लॉरेंस, अजंता फार्मा, पिडिलाइट और SBI, और चारों में अगर आप देखेंगे तो इस समय ज़बरदस्त मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो लॉरेंस है, अजंता फार्मा लिया था कल, दूसरा था SBI लिया था तीसरा, और पिडिलाइट लिया था चौथा। ज़बरदस्त मूव है। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। शिल्पा जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, मानस जी से लेंगे FNO सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए गावा सर, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्वेदी। तो शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुजी, सस्ता ऑप्शन के लिए UPL में ध्यान है। UPL का 650 कॉल ऑप्शन जो रफली 8 रुपए में ट्रेड कर रहा है,
इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 11.5 रुपए का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 14 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स। यूपीएल मानस जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। देखिए शेयर जी, आरबीएल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आरबीएल बैंक ने 200 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज सबको रिगेन कर लिया है। बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 329 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 354 के। ये फ्यूचर लेवल है। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 340 वाला कॉल ऑप्शन 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 5 रुपए के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके, आरबीएल बैंक 337 का ये मनोज जी का ट्रेड रहा। प्रकाश सर के पास चलते हैं ये आज के चार्ट के चमत्कार के लिए। प्रकाश सर क्या पिक करेंगे? मेरा ध्यान है कमिंस इंडिया पर ना। कमिंस इंडिया ट्रेड करा है 5350 पर, सेटअप के हिसाब से ठीक ही नजर, और स्टॉप लगेंगे करीब 5330 का, 20 रुपए का स्टॉप है। लेकिन कल तक के लिए शायद 5400 पॉसिबल है। कमिंस इंडिया कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हो सकता है। कमिंस इंडिया। चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो अनुज का बहुत बड़ी स्ट्रेंथ एक सीडीएमओ स्पेस में देखने को नजर आ रही है। लॉरस की चर्चा बहुत बार हमने की, उसी के साथ एक स्टॉक की बात की थी, साई लाइफ की। हमें लगता है साई लाइफ पे फोकस करना चाहिए। जिस तरह के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स में साई लाइफ इस समय ऑपरेट कर रहा है, हमें लगता है ये बहुत बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी के लिए बने रहेंगे। और आप कंपनी की अगर से मार्जिन प्रोफाइल को देखेंगे तो एक समय जहां कंपनी 15-16% की ऑपरेटिंग मार्जिन बनाता था, अब ट्रेलिंग 12 मंथ में ये मार्जिन ऑलमोस्ट 28% पे आ चुकी है। तो मार्जिन प्रोफाइल कंपनी की काफी अच्छी स्ट्रांग हो रही है। 3 साल की अगर से आप टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी की देखें तो 25% केगर से टॉप लाइन ग्रो कर रही है। तो ये बहुत ही कंफर्टिंग सिचुएशन यहाँ पर बनाता है। और साथ ही साथ अगर से आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो के टर्म पे देखेंगे तो मार्च 2022 में जहां कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 100 करोड़ के आसपास थे, अब ये 300 करोड़ के आसपास जा चुके हैं। तो 3x जंप हो चुका है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में भी। तो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की कंपनी है और कंसिस्टेंटली आप देखेंगे एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। 1050 पे स्टॉक का एक नया बेस बना है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1250 तक की ट्रेजेक्टरी साई लाइफ साइंसेस के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ओके, साई लाइफ साइंसेस मिड कैप फंडा में आशीष चतुर्वेदी जी को पसंद आ रहा है। अब फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं चार का चौका का। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। शिल्पा राव जी ने सुझाया यूपीएल 650 की कॉल लेनी है आपको, 11.5-14 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 5 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार के लिए माइनस जी को भारा है आरबीएल बैंक, 354 के टारगेट के लिए चेज कीजिए, 329 का स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा सर चार्ट का चमत्कार के लिए कमेंट्स को चुन रहे हैं 5400 के लिए, 5330 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और आखिर में आशीष जी ने साई लाइफ साइंसेस चुना है, खरीदारी की राय ओब्वियसली, और 1250 के टारगेट हैं, 1050 का स्टॉप लॉस लगाना है। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि रिजल्ट की। कल निफ्टी में टाटा स्टील, पावर ग्रिड के नतीजे आएंगे, वही वायदा में सेल समेत 7 कंपनियों के नतीजे भी आएंगे। तो नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष। और आशीष, टाटा स्टील और सेल, इन दोनों के नतीजे कैसे रह सकते हैं? दोनों स्टील की कंपनियां, लेकिन दोनों के नतीजे आपको थोड़े से एक दूसरे से अलग नजर आएंगे। सबसे पहले टाटा स्टील के नंबर्स बताता हूं। ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है और इनके जो स्टैंड अलोन इंडियन ऑपरेशंस है यहाँ पर लगातार रेजिलियंस आपको देखने को मिला है। अब 62,100 करोड़ की रेवेन्यू यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा, तकरीबन आप देखें तो 10% का सर्ज आपको देखने को मिल सकता है। एबिटा फ्रंट पर देखें तो तिमाही काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगेन जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में हमने बताया था कि प्राइस हाइक हुआ है क्वार्टर के दौरान, तो नंबर्स आपको बढ़िया नजर आएंगे। 6,560 करोड़ से अब 9,420 करोड़ के आसपास का एबिटा, यानी 44% की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मार्जिन में भी रिकवरी बहुत बढ़िया, 11.7% से अब एबिटा मार्जिन 15.2% के देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे का आंकड़ा तो और भी बहुत दमदार है, तकरीबन 100% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप एवरेज रियलाइजेशन देखें तो ये भी करीब 69,500 रुपीज़ से अब ऑलमोस्ट 73,000 के करीब आपको देखने को मिलेगा। वहीं एबिटा पर टन आप देखें तो चाहे आप पिछले साल के कंपैरेटिव देखें या पिछले क्वार्टर के मुकाबले, नंबर्स बढ़िया हैं। 11,056 रुपये के आसपास का एबिटा पर टन मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा है। हालांकि इस तिमाही के दौरान जैसे कि सभी कंपनीज में हमने देखा है कि कोकिंग कोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस अगेन वहाँ घाटा तो हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली लॉसेज लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं। वहाँ पर वॉल्यूम भी सबड्यूड हुई है, तो ये भी अपने आप में अब देखें तो एक खास पैरामीटर रहेगा।
वहीं अगर आप स्टैंडअलोन रियलाइजेशन इंडियन बिजनेस की बात करें तो सीक्वेंशियल तौर पर 8% और पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 4% की बढ़त देखने को मिलेगी। तो टाटा स्टील की तरफ से तो बढ़िया नंबर्स हैं, लेकिन सेल इस स्टॉक पर आपको खास नज़र रखनी पड़ेगी। कल बहुत बड़ा हिस्टोरिक सर्च था और तकरीबन 15 साल का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला सेल में। अब इसके नंबर्स बहुत ही ठंडे, बहुत ही ढीले देखने को मिलेंगे क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैंने JSW स्टील के भी नंबर्स आपके सामने रखे थे, टाटा स्टील भी बता दिया। कंपेरेटिव के लिहाज से देखूँ तो इनके नंबर्स में मज़ा नहीं है। इनफैक्ट एबिटा ये पिछले साल के मुकाबले 2% घट ही सकता है, 3,480 करोड़ से घटकर 3,400 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो अगेन 11.9% के एबिटा मार्जिन्स घटकर 11.35% के देखने को मिलेंगे। मुनाफा निराशाजनक, कोई ग्रोथ नहीं है, 1-1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड अगेन अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो नंबर्स बढ़िया हैं, लेकिन स्टील कंपनियां तो साल दर साल देखे जाएंगे तो 4,455 रुपये का एबिटा पर टन था ये Q3 में, जो कि अब आपको 6,574 रुपये देखने को मिलेगा। लेकिन ये पिछले साल भी 6,536 रुपये था। तो साल दर साल के लिहाज से आप देखें तो कोई ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कई सालों से समय से यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है बॉटल नेकिंग की वजह से। तो क्या केपेक्स के प्लान है, डेट रिडक्शन के ऊपर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इस पर ज़्यादा नजर रहेगी। सेल के नतीजे तो थोड़े से कमज़ोर आ सकते हैं। ओके, टाटा स्टील के नतीजे अच्छे रह सकते हैं, वही सेल्स के कमज़ोर। शुक्रिया आशीष बताने के लिए कि कैसे रह सकते हैं नतीजे। एक बार टाटा स्टील रखिएगा स्क्रीन पर। कल मुझे याद है पैनल ने लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर को पिक किया था। मेटल स्पेस में अच्छी तेज़ी है, स्टील फोकस में रहा है। रुचित जी, टाटा स्टील देखिए आप, हालांकि आज उतनी तेज़ी नहीं है, नतीजों से पहले 1% ही अप नज़र आ रहा है, लेकिन 6 महीने का चार्ट देख पा रही हूँ मैं, 27% के रिटर्न्स मिले हैं टाटा स्टील में। 221-22 के लेवल पर क्या राय होगी, बेट लगाना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप अप्रैल महीने से भी देखेंगे तो पिछले 1.5 महीने में स्टॉक ने अपने 20 डे के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। जो भी कंसोलिडेशन या छोटे मोटे करेक्शन है उसमें 20 डे प्रोटेक्टेड रहा है और वो एवरेज अभी 212 के आसपास प्लेस है। तो जब तक ये 212 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक ब्रॉडर मोमेंटम पॉजिटिव है और हम पॉसिबली 234 के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जुड़े। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। अब आज जो खबर आई कि टैक्सेशन फ्रंट पर शायद FIS को कुछ राहत दी जाए, अगर वाकई में ऐसा होता है तो क्या ये मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर हो सकता है? गुड आफ्टरनून अनुज जी, और धन्यवाद इस शो पर बुलाने के लिए। बिल्कुल, एक हिसाब से सेंटिमेंटली तो काफ़ी पॉजिटिव होगा ये, अगर ऐसा सरकार ने कदम उठाया तो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स में जिस हिसाब से बढ़ोतरी की है पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर FIs में थोड़ा सा मेरे हिसाब से नेगेटिव रहा है उनके लिए। बट अनुज जी, एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि अपार्ट फ्रॉम सेंटिमेंटल पॉजिटिव, हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ को थोड़ा और सुधरना होगा। और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन शायद थोड़े अभी ठीक हो गए मार्केट के, बट जो हमारी नॉर्मलाइज अर्निंग ग्रोथ है वो अभी भी हम नहीं टच कर पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर और थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल साइड पे इन्फ्लेशन काफी दिखने वाली है आगे जाने वाले समय में। तो FIs का जो इनफ्लो है उसके लिए मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ ज्यादा बड़ा ट्रिगर रहेगा। ऑफ कोर्स सेंटिमेंटली अगर ऐसा कुछ एक्शन लिया जहां टैक्स का उन्होंने रिबेट दिया गवर्नमेंट ने, तो वो पॉजिटिव है। अच्छा राकेश जी, ये तो बात बिल्कुल जग जाहिर है कि इस पूरे वॉर के दौरान जब लार्ज कैप थोड़ा सा स्ट्रगल कर, हालांकि अर्निंग स्पेसिफिक लार्ज कैप में अच्छे मूव थे, मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा चले। आपका क्वेस्ट मल्टी जो है फंड, उसमें भी अगर आप देखें 1 मंथ में वो इम्पैक्ट विजिबल है, डेफिनेटली विजिबल है। आपकी इस फंड की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है स्मॉल कैप में, अप्रॉक्सीमेटली 40-39% है। लेकिन उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि आपका झुकाव जो है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 34% वेटेज। इसका कारण और इस लॉजिक को जरा समझाइए हल्का सा, और ये क्या अभी भी डिलीवर करके देंगे? आई मीन अगर मैं आगे के FY27 पे फोकस करूँ तो। धन्यवाद वीरेंद्र जी, और एकदम सही आपने इसमें कैप्चर किया है कि हमारा पॉजिटिव बायस जो है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे पिछले करीब 1.5-2 साल से ज्यादा रहा है। और उसके कुछ बुनियादी जो फैक्टर्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो RBI के लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इन द मार्केट से लगा के जो इंटरेस्ट रेट कट है, जो गवर्नमेंट का जो स्टेप पहले था
इनकम टैक्स का उन्होंने जो स्लैब चेंजेस किए और जो बेनिफिट दिया मिडिल अपर मिडिल क्लास, और जो जीएसटी का जो बेनिफिट मिला है, ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स या फैक्टर्स है जिसको लेकर हम लोग अभी भी काफी पॉजिटिव हैं कि कंज्यूमर के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। और जब भी इस तरह का कुछ ट्रिगर होता है तो कंज्यूमर हमेशा अवे फ्रॉम स्टेपल्स, क्योंकि स्टेपल्स तो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, तो उसकी जगह पे जहाँ डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड पे ज्यादा जाता है। और अगर आप गवर्नमेंट का इंटेंट भी देखेंगे तो उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से हट के अभी कंजम्पशन ग्रोथ को ड्राइव करने पे ज्यादा है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इंडिया में बढ़ावा मिलेगा ओवर टाइम। तो इस वजह से हमारा जो ओवरऑल बायस है, जो आप रिटेल देख लीजिए या फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स सेगमेंट देख लीजिए, ऑटो देख लीजिए, ऑटो एंसिलरी, ये सारे स्पेस में काफी पॉजिटिव रहे हैं हम। स्टेपल्स में मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो बहुत म्यूटेड है। ऑफ कोर्स अभी जो इन्फ्लेशन आएगी उसकी वजह से प्राइस हाइक्स होंगी और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो पिछले 1-2 साल के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, बट वैल्यूएशंस का अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है वहां पर, इसलिए हम लोग थोड़ा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड पे ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है FY27 में वीरेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि ये थीम चल सकती है, मुझे अगर आप पिछले 5-6 साल में देखेंगे तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसमें ग्रोथ रेट एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही नहीं है। और ऐसी उम्मीद है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनका एक बेनिफिट धीरे धीरे करके कंज्यूमर यूज करने लगेगा। उसका एक प्राइमरी डेल्टा हमको दिख रहा है, जो क्रेडिट ग्रोथ के नंबर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग नंबर्स हैं, उसमें रिटेल का सेगमेंट बहुत बड़ा है उसको लेकर। तो ये सारी चीजें इस तरह दिखाती है कि ये ग्रोथ जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड पे जारी रहेगी। 1-2 क्वार्टर का ब्लिप आ सकता है, बिकॉज जैसा मैंने बताया इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, और नियर टर्म में अगर वो प्रेशर रहा तो हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक हो जाए कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेकर। ओके राकेश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैं भी सिर्फ पोर्टफोलियो देख रही थी आपका, इनफैक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे तो आप हैं ही ओवरवेट, और उसमें भी देखने जैसा कि आपने जिक्र किया रिटेल और ये क्विक कॉमर्स स्पेस आपको ज़्यादा भाता है। विशाल मेगा मार्ट में देख रही थी आप की जो वेटेज है इसमें लगभग 5%, 4.5% के करीब है। सर ये स्टॉक पता नहीं क्यों नहीं चलता, रिजल्ट भी ठीक ठाक थे, आज भी देखिए 2-2.5% नीचे है। तो रिटेल एज ए स्पेस जबकि अच्छा स्टॉक विशाल मेगा मार्ट जो Tier 2 Tier 3 सिटीज फोकस्ड है, यहाँ पर कब लगता है आपको दिन सुधरेंगे? क्या स्ट्रैटेजी, साथ ही क्या व्यू है आपका रिटेल एज ए स्पेस पर? धन्यवाद श्रेया जी। बिल्कुल, अगर आप रिटेल स्पेस में देखेंगे तो 2 सेगमेंट में देख लीजिए इसको। ये लोग बहुत ज्यादा वैल्यू बाई फोकस्ड है, और उनका एंट्री प्राइस पॉइंट उनका मेन स्ट्रैटेजी है। Tier 2, 3, 4 सिटीज में उनका बड़ा प्रेजेंस है, जहां पर मुझे लगता है कि अभी भी जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है रिटेल, उसमें वो काफी आगे हैं। कुछ स्टेट्स या ज्योग्राफीज है जहां पर उनका प्रेजेंस अभी कम है, वहां पर अभी भी नए स्टोर्स लगाने की उनके पास क्षमता है। और जैसा कि आपने बताया उनकी ग्रोथ रेट जो है वो काफी अच्छी है, 10 से 12% के बीच में उनका SSSG ग्रोथ है, जो इस एनवायरनमेंट में मेरे हिसाब से काफी सराहनीय है। और अगर उनका स्टोर एडिशंस का ग्रोथ देखेंगे तो पिछले साल में करीब 100 स्टोर उन्होंने ऐड किए हैं, जो कि अपने आप में करीब 15% का ग्रोथ रेट दिखाता है। तो ये सारे फैक्टर्स बड़े पॉजिटिव है। बट जो नियर टर्म में आप जो पूछ रही हैं श्रेया जी कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, इसमें 2 इश्यू हो सकते हैं। एक, जैसा मैंने बताया, एक इंक्रीमेंटल कंसर्न है कि अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है कंज्यूमर जो है वो थोड़ा सा स्पेंडिंग को लेकर कॉशियस हो जाए अगले 1-2 क्वार्टर के लिए। और दूसरा, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो प्रोमोटर्स हैं वो ज्यादातर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जिनमें एक हमेशा रिस्क बना रहेगा कि उनकी सप्लाई आती रहेगी। तो ये 2 मेन रीजन हो सकते हैं। एक थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से एक कंसर्न है, बट नियर टर्म शायद एक ओवरऑल इन्फ्लेशन और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पुल बैक को लेकर जाता है। ओके, ये EMS स्पेस पे अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर कल एक हीरो मिला हमें डिक्सन के रूप में, आज एक्सीडेंट मिला केन्स के रूप में, क्या व्यू रहेगा यहाँ पर आपका? अनुज जी, EMS मेरे हिसाब से एक अच्छा लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ऑफ कोर्स डिक्सन उसका एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फेस है उस सेक्टर को लेकर, और स्टॉक्स जो है वो काफी मेरे हिसाब से फैंसी में थे पिछले कुछ समय तक, बट वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो चुकी है, क्योंकि
बहुत सारी कंसर्न्स धीरे धीरे करके आनी शुरू हुई है ग्रोथ को लेकर, वर्किंग कैपिटल वगैरह को लेकर। तो उस स्पेस में हम थोड़े टाइम तक स्पेस से दूर थे जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी, बट हमने रिसेंटली पिछले 4-5 महीने के अंदर एक स्टॉक है एवलॉन टेक्नोलॉजीज, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये स्पेस ऐसा है जहां पर स्टॉक में करीब 50% उनका रेवेन्यू यूएस से आता है, जो कि पिछले साल जब टैरिफ सबसे ज्यादा लगा हुआ था तब भी उन्होंने करीब 45% की ओवरऑल ग्रोथ दिखाई है। और अभी भी उनके पास ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पेस में एटलीस्ट इस नेम में ग्रोथ पोटेंशियल अगले 3-4-5 साल के लिए काफी स्ट्रांग है। तो हमारा बायस कुछ ऐसे स्टॉक्स को लेकर है जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है और कम से कम अगले 2-3 साल का बहुत स्ट्रांग विजिबिलिटी दिखता हो। तो आखिरी प्रश्न पूछूंगा मेरी तरफ से, ये हेल्थ केयर में आप थोड़ा सा अपना वेटेज बढ़ाने का मन रखते हैं क्या, फार्मा या हेल्थ केयर में? और हेल्थ केयर में भी आपके पोर्टफोलियो में क्या है, मतलब क्या आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को तवज्जो देते हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल। हॉस्पिटल स्टॉक्स अभी थोड़ा करेक्ट हो चुके हैं, तो ये थोड़े ऐसे अट्रैक्टिव लगने लगे हैं। बट हमारा थोड़ा बायस वीरेंद्र जी सीडीएमओ प्लेयर्स को लेकर थोड़ा ज्यादा है, जहां पर हमें लगता है कि अभी भी इंडिया के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है धीरे धीरे करके ग्लोबल स्पेस में अपने आप को थोड़ा ग्रोथ ज्यादा दिखाने की। और उस स्पेस में हमारे पास एक कंपनी है जिसका यूएस, यूरोप और इंडिया में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो ये जो पूरा रिस्क आ रहा है जहां पर हम धीरे धीरे करके डीग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं या मेक फॉर कंट्री टाइप का जो नैरेटिव देख रहे हैं, उसमें वो फिर भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है जहां पर वो कस्टमर को इन सारी अलग अलग ज्योग्राफीज से अपनी रिक्वायरमेंट कैटर कर पाएंगी। तो वो एक स्टॉक है जो जिसको लेकर हम थोड़े पॉजिटिव हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर में और फार्मा सेक्टर में एक और कंपनी है जो एनिमल वेलफेयर और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको लेकर हम पॉजिटिव हैं। वो मेरे ख्याल से टॉप 10 में भी आता है, वियास साइंटिफिक, जहां पर एक मर्जर के बाद में एक बहुत अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमको दिख रहा है नई लीडरशिप के अंदर। तो वो एक स्टॉक है जहां पॉजिटिव। ओके राकेश जी, आईटी एज ए स्पेस जिस तरीके से गिरावट आई है स्पेस में, आप लोगों ने इस गिरावट में एक्सपोजर बढ़ाया है या फिर अंडरवेट है? नहीं, पिछले करीब 1.5 साल से श्रेया जी हम लोग अंडरवेट ही थे, बट जैसा कि आपने अभी पूछा, इसमें हमने एक्सपोजर अभी रिसेंटली बढ़ाया है। हमारे पास 2 मिड कैप टाइप के नेम्स है, एक प्रोडक्ट कंपनी है ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर हमको अभी भी लगता है कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है बीएफएसआई सेगमेंट में। और जिस हिसाब से अभी सारे रेगुलेशंस फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर स्ट्रिक्ट होती जा रही है, बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज अक्रॉस द ग्लोब, ओएफएसएस के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट और सेल करने का। और दूसरा स्टॉक जो है वो मिड कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज में है हमारा एक्सपोजर, जहां पर की वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए हैं सेक्टर के साथ में, बट ग्रोथ रेट अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और रिसेंटली मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रही है कि उनका फोकस कैश फ्लोज को लेकर बहुत ज्यादा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट को लेकर उनका फोकस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हमें लग रहा है ये थोड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है अलॉन्ग विद ग्रोथ, तो हमने अभी रिसेंटली उसमें एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाया है। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपके फंड पे धन्यवाद, आपके सुझाव पे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। निफ्टी लेके आइएगा वर्सेस इंट्राडे हाई ऑफ 23,777, अब हम करीब करीब 680 पे। अनुज यानी वो थोड़ी सी ऑफलोडिंग ऊपर से हो ही गई जो लोग इंट्राडे में थे, बट एक बड़ी खबर के फ्लोट करने के बीच में, कुछ कयासों के बीच में कल के लिए करें क्या और फ्राइडे? देखिए वीरू, एक लॉजिकल चीज़ है कि मार्केट डे हाई पर नहीं बंद हो रहा है क्योंकि खबर का खंडन आ गया, तो वैसे नहीं आना चाहिए लेकिन आ गया। तो अब ये चीज़ें ना हमेशा लोगों को, जब भी इस तरह की खबर बेस्ड रैली होगी और वो भी एक्सपायरी दिन में, ये हमेशा आपको एक डाउट रहेगा कि कहीं कुछ खंडन आ गया। तो इसके लिए इस मार्केट में, और वैसे भी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इस मार्केट में आप ढंग से ट्रेड तभी कर पाएंगे अगर आप प्री पोजिशनिंग नहीं करके जाएंगे। तो अगर आपकी पोजीशनिंग नहीं होगी तो आप मार्केट को ढंग से एनालाइज कर पाएंगे और कुछ नहीं बिगड़ जाएगा आपका। आज भी देखिए मार्केट ने आपको भरपूर मौके दिए हैं इंट्राडे में, दोनों तरफ के मौके दिए हैं। और कल भी आपको मार्केट ने 3 ट्रेड दिए थे, आज भी मार्केट ने आपको 2 बड़ी ट्रेड्स दिए हैं। तो ठीक है, बाजार आपको इंट्राडे में मौके दे रहा है, वहीं पर रहें। ज़बरदस्ती कोई पोजीशन कैरी करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कुछ मिस नहीं करेंगे अगर आप कोई पोजीशन कैरी करेंगे, नहीं करेंगे अगर, तो ऐसा कुछ बड़ा मिस नहीं करेंगे आप। स्टॉक स्पेसिफिक मौके ढूंढें,
जैसे आज भारती था या फिर सिप्ला था, कल जैसे हमने डिक्सन की बात की थी, कल एक और स्टॉक मिल जाएगा आपको, ऐसा 1 या 2 स्टॉक मिल जाएंगे ऐसे, उन पर फोकस करें, वहाँ पर आपके लिए ठीक ठाक मौके हैं। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम चेक। नूपुर बताइए। बिल्कुल, बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स फिर से फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस पर जो है वो खरीदारी की राय आती हुई दिखी है। हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स भी फोकस में। एमसीएक्स खरीदारी की राय यहाँ पर भी आती हुई दिखी है डीलर्स की तरफ से। यहाँ पर भी जो है हाई वॉल्यूम के साथ फिलहाल कारोबार देखने को मिल रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेस अच्छी खासी रिकवरी हुई है निचले स्तरों से, कल इसके नतीजे आएंगे और यही माना जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड जेवी है यहाँ पे उससे रिलेटेड अगर मैनेजमेंट कुछ पॉजिटिव कॉमेंट्री दे सकती है, जैसे कि डिक्सन के समय हुआ था वीवो जेवी को लेकर, तो हो सकता है इसके लिए पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर भी नजर आए। उसके चलते रिकवरी और फ्रेश बाइंग यहाँ पर भी देखने को मिली है। और मेटल स्टॉक्स में लगातार रैली बनी हुई है। एनएमडीसी फिर से यहाँ पे खरीदारी की लिस्ट में आपको दिखेगा, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। शुक्रिया नूपुर। तो ये आपके लिए कुछ डीलिंग रूम चेक से कुछ बीटीएससी ट्रेड्स। अब एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं पैनल की तरफ से बीटीएससी ट्रेड्स की। शिल्पा जी आप बताइए कल के लिए ट्रेड। जी बिल्कुल, यहाँ पे अनुज जी बीटीएसटी रहेगा अदानी पावर में। अदानी पावर स्टॉप लॉस एक 220 का मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है 228 231 आपके यहाँ पे टारगेट्स होने चाहिए कल। ओके, अदानी पावर कार्यक्रम की शुरुआत में 2 बजे स्टॉक पिक किया था, बहुत अच्छा। अगर आप देखें वाई पैटर्न, अदानी पावर डे हाई पे क्लोज होता हुआ। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए पॉली कैब में खरीदारी करके जाएंगे वीरेंद्र जी। पॉली कैब में एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर पॉली कैब में इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 9099 के जस्ट नीचे लगाना, 9099 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 9450 के टारगेट सेट करने हैं। गाबा सर आपका ट्रेड कल के लिए बीटीएसटी? मेरा ट्रेड रहेगा पॉलिसी बाजार पर। पॉलिसी बाजार 1683 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सेटअप के हिसाब से जो रिवर्सल पैटर्न चाहिए था वो मिल गया। स्टॉप लगाएंगे करीब 1660 का, मतलब 23 रुपीज का स्टॉप है। टारगेट होना चाहिए 1720 का। पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार है, 1683 पे आपका लॉन्ग कॉल है। सौमिल आपका कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? कल के लिए मैं एल्केम लैब्स कैरी करूंगा। पॉलिसी बाजार मुझे भी अच्छा लगता है बाय द वे। एल्केम लैब्स में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, और ये जो कंसोलिडेशन है मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा, बिकॉज ओवरऑल फार्मा सेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा सा लगाड़ रहा है। बट आई थिंक विद अ गुड वॉल्यूम्स और 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास जो सपोर्ट लिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 5450 और टारगेट रहेगा 5900। ओके, एल्केम लैब्स ये हो गई। सोमिल जी के पिक। रुचित जी आप क्या लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी? बीटीएसटी ट्रेड रहेगा जिसमें वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों में जब पुल बैक मूव आया है उसमें अपने 20 डेमा के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाया है फिर से वीबीएल में, और जैसे प्राइस अप मूव में वॉल्यूम्स हुए थे वैसे करेक्शन में कोई बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक ये पुल बैक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए। तो करंट लेवल्स पे 490 के स्टॉप लॉस से वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करके जाए 528 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए आज की मार्केट ब्रेथ। बिल्कुल अनुज, मार्केट ब्रेथ अच्छी है और कल की तुलना में बहुत शानदार मार्केट ब्रेथ। और आज के इस रिवर्सल के पीछे एक बड़ा कारण आपको नजर ये भी आएगा, मतलब जो मूव आया उसके पीछे आज शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी रही। कल ये डिजिट मात्र अगर आप देखें तो 12-13 स्टॉक्स तक सीमित थी, तो शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी थी, बाकी फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हुआ और एक न्यूज़ पैक ऐसा था जिसने इसको थ्रस्ट प्रोवाइड किया। लॉन्ग 100, इसमें अगर आप देखें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिक। आज इस ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा लॉन्ग लोडिंग थी। एक एक करके स्लाइड्स देखते हैं। अदानी पावर टुवर्ड्स डे हाई पे क्लोज होता हुआ। सिमेंस आज कैपिटल गुड्स में अच्छा मूव आया और सिमेंस यहाँ पे भारतीय एयरटेल पोस्ट अर्निंग, सोलर इंडस्ट्रीज और ज़ायरस लाइफ यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुए। उसके बाद अगली स्लाइड में आइए जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। ये भी अगर आप देखें आंकड़ा आज काफ़ी बड़ा रहा। इसमें अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ शॉर्ट कवरिंग, सिप्ला, पोस्ट नंबर्स, बजाज होल्डिंग्स, एटर्नल, वरुण बेवरेजेस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड आएगी आपकी शॉर्ट की और इसमें केन्स,
ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स अगर आप देखें काफ़ी ख़राब थे और नंबर से अपनी गाइडेंस से काफ़ी डेविएट कर गए ये। बाकी LTM और HPCL आज बैक फुट पर है और शॉर्टिंग वाले आंकड़े, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले आंकड़े। परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप IT अगर आप देखें आज फिर दिक्कतों में था। आज IT काफ़ी कोलैप्स हुआ और कोफोर्ज, HCL टेक्नोलॉजीज, IRFC, केविन टेक, इन सभी काउंटर्स में दिक्कत थी। मानस की ये जो मैं अभी पल्स में रीड कर रहा था, दैट्स ये कैपिटल गुड स्पेस, सिमेंस, कमिंस, आपको इनमें से ज़्यादा प्रिफर्ड क्या लग रहा है? मैंने अगर कल ठीक ठाक ओपनिंग हो तो चेस किसको करना बनता है? देखिए, दोनों चार्ट्स अच्छे लगते हैं। सीमेंस में मैंने पहले भी रिकमेंडेशन दिया, कमिंस में भी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि कमिंस ने 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से कमिंस में अगर आपको ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 52.90 का स्टॉप लॉस लगा लें और 54.75 की टारगेट सेट कर लें। कमिंस, इसकी शानदार क्लोजिंग, सिमेंस की चर्चा कर रहे थे वीरेंद्र जी अभी, उसकी शानदार क्लोजिंग। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो इस मार्केट में अच्छी क्लोजिंग के साथ आज जा रहे हैं, लेकिन डेंट क्लियरली पूरे IT स्पेस और उसमें भी अगर आप देखें तो मिड कैप IT स्टॉक्स पर ज़्यादा पड़ा है आज के सेशन में। एक बार नुवामा लेकर आइएगा स्क्रीन पर, ये भी इसने भी वायदा के टॉप लूजर्स में अपनी जगह बनाई है और LIC हाउसिंग फाइनेंस भी रखिएगा स्क्रीन पर। लगभग 4.5% की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। एक बार गाबा सर, LIC हाउसिंग फाइनेंस देखेंगे, क्या लग रहा है आपको? शॉर्ट यहाँ पर बन रहा है या फिर अभी हो गया, वेट करें? LIC हाउसिंग फाइनेंस, सॉरी गलती से मैंने LIC निकाल के रखा था। LIC हाउसिंग फाइनेंस देख लेता हूं मैं। यस मिल गया। आई थिंक शॉर्ट कर सकते हैं, एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड करें 559.20, स्टॉप लगाएंगे 570 का, मतलब 11 रुपए का स्टॉप है। पॉसिबल है कि 550 देखने को मिल सकते हैं। तो यस, शॉर्ट बनता है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट बनता। चलिए अब बात करते हैं कैश के दो स्टॉक्स की, दोनों आज शानदार रैली दिखा रहे हैं, बालाजी एमेंस और NLC इंडिया। बालाजी तो खैर खुला ही 20% के सर्किट पर, NLC इंडिया 8% ऊपर खुला था और अब 14% ऊपर है। क्यों आई इन दो स्टॉक्स में बड़ी रैली नंबर्स के बाद, ये नूपुर से समझते हैं वापस। नूपुर बताइए। बिल्कुल, बालाजी माइंस के जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो काफ़ी पॉजिटिव, इनफैक्ट नंबर्स भी काफ़ी बेटर यहाँ पे आते हुए दिखे थे। रेवेन्यूज़ देखे तो करीबन 350 करोड़ के रेवेन्यूज़ बढ़ के 400 करोड़ के आसपास पहुँचते हुए दिखे। मार्जिन्स देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सुधार आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखे तो 60 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। ऑपरेटिंग मार्जिन 700 बेसिस पॉइंट का सुधार, यहाँ पे 24% पहुँच गए और मुनाफा भी 40 करोड़ से बढ़ के करीबन 63 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री जो इंटरेस्टिंग थी अमोनिया की जो शॉर्टेज को लेकर, वो काफ़ी पसंद आ रही है। उनका कहना है कि मार्च में शॉर्टेज थी लेकिन अप्रैल में सुधार देखने को मिला और आगे चल के और भी सुधार देखने को मिल सकता है और यही चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फिलहाल बाजार को पसंद आ रही है। NLC इंडिया की बात करें तो रेवेन्यूज़ यहाँ पर भी सुधर के आते हुए दिखे। 3800 करोड़ का रेवेन्यू किया था पिछले साल इसी क्वार्टर में, इस साल बढ़ के 5000 करोड़ पहुंच गया। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 860 करोड़ से सुधर के 1700 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। मार्जिन्स 24% से सुधर के 35% पहुंच गए और मुनाफा भी देखे तो करीबन 500 करोड़ से बढ़ के 1400 करोड़ आते हुए दिखा। सेगमेंटल रेवेन्यू भी देखे तो हर एक सेगमेंट में, माइनिंग, थर्मल पावर, रिन्यूएबल पावर, तीनों ही सेगमेंट में एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिला। FY26 की जो हाईलाइट रही उसमें एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन 2.26 BU के आसपास आते हुए नजर आया और इंटरेस्टिंगली FY26 में 1013 मेगावाट की जो क्षमता विस्तार कंपनी ने की है वो भी एडिशनल बेनिफिट है आगे जाके कंपनी के लिए। तो दोनों ही कंपनीज के नतीजे काफी स्ट्रांग थे और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी पॉजिटिव थी। ओके, चर्चा हो गई आज की हीरो ऑफ द डे। तो बहुत सारे स्टॉक्स आज अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हो रहे हैं और सारे स्टॉक्स पर CNBC आवाज़ की सटीक एनालिसिस हुई थी। बालाजी एमाइंस, साथ ही NLC इंडिया देखिए लगभग 20% रहा बालाजी एमाइंस और NLC इंडिया 14% के गेंस के साथ जा रहा है आज क्लोजिंग में। अच्छा, एक बार कुछ और काउंटर्स रखते हैं जिसने कोशिश तो की। एक बार रखिएगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स स्क्रीन पर, और शुरुआत ठंडी हुई थी लेकिन फिर इंट्राडे में इसने भी बढ़त अपनी कमाई है और अभी देखें तो लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। नतीजे इसके भी अच्छे थे क्रॉम्पटन के और ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश थे। यहाँ पर 400-450 तक के टारगेट आए थे। इंसरों से अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल रहा था।
और इस बार तो नतीजों में काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। एक तो इनकी जो सोलर पंप रेवेन्यू है वो डबल हो गई थी, इनकी लाइटिंग बिजनेस अच्छा कर रहा है, ईसीडी ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं, बीएलडीसी फैंस, अप्लायंसेस, तो तमाम चीज़ें क्रॉम्पटन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही थी और कई सारे ब्रोकरेजेस ने जो एस्टिमेट्स हैं ईपीएस के वो भी बढ़ाए हैं। तो क्रॉम्पटन क्या करना चाहिए? एक महीने का चार्ट रखिएगा, एक बार स्क्रीन पर चला भी काफ़ी है ये स्टॉक, 16% से ज़्यादा के रिटर्न्स गेंस मिले हैं क्रॉम्पटन पर एक महीने में। इनफैक्ट लगभग 22% के रिटर्न्स मिले हैं। सोमिल जी, क्रॉम्पटन एक महीने में काफ़ी शानदार रैली हमने देखी, अब यहाँ पर 228 के लेवल पर अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? डेफिनेटली अप ट्रेंड में है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। हावेवर एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 300 के आसपास। हम वेट कर सकते हैं 300 के ऊपर ब्रेकआउट का। एक बार ब्रेकआउट मिल जाए उसके बाद मुझे लगता है कि द नेक्स्ट लेवल वुड बी 338। सो इट्स बेटर टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 277 विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां पे स्टॉप लॉस लगा के आप एक अच्छा ऊपर में मीडियम टर्म में बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेट फॉर अ ब्रेकआउट। क्रॉम्पटन 1.5% अप है और इन लेवल्स पर भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। एक आध और कॉम्बिन करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। टोरेंट फार्मा रखिए स्क्रीन पर, देखिए फार्मा स्पेस में रैली शानदार है। टोरेंट फार्मा इसने भी निराश नहीं किया अपने निवेशकों का, इसका भी एक महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, 2.5% की तेज़ी। टोरेंट फार्मा आज डेज हाई के आसपास ही ऑलमोस्ट तैयारी कर रहा है क्लोजिंग की, और एक बार 2 महीने का भी चार्ट रख दीजिए। टोरेंट फार्मा इन लेवल्स पर, गाबा सर, टोरेंट फार्मा आपकी चर्चा हुई है टोरेंट फार्मा के साथ, और क्या करना चाहिए टोरेंट फार्मा पर? क्या लग रहा है आपको 4409 के लेवल पर बेट लगाना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करें? देखिए पुल्ड अप ट्रेड है टोरेंट फार्मा, पुल्ड अप इसमें, लेकिन स्ट्रेंथ है, ले सकते हैं, एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड करें 4409 पर, टाइट स्टॉप 4370 पर, मतलब 40 रुपीज के करीब स्टॉप लॉस है। टारगेट होना चाहिए 4500। अगर ये पुल अप कंटिन्यू होता है तो 4500 के आसपास बेच देना चाहिए। अगर गैप अप खुलता है, एग्जिट टोरेंट फार्मा, लेकिन स्ट्रेंथ नजर आती है टोरेंट फार्मा में। टोरेंट फार्मा अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। और एक स्टॉक और चलते चलते ले लेते हैं, एक बजे आप लेके आइएगा। देखिए लॉरस का जिक्र मैंने कर दिया, मैं थोड़ा सा वाइस के आधार पर टिप्पणियाँ कर रहा था। एक एफएसएन ई कॉमर्स यानी नायका, और दूसरा लेके आइए आप ब्लू स्टार। रुचित जरा नायका पे टिप्पणी दीजिएगा अपनी। और 3% का अगर आप देखें गेन है यहाँ पे, स्टॉक डे हाई पे क्लोज हो रहा है, और मेरे ख्याल से 3 इंट्राडे हाईज क्रिएट किए, हालांकि तीनों कायम रहे। और ब्लू स्टार वाइट गुड सेगमेंट में दोनों रिवर्सल ट्रेड है ना, बात वही आती है, क्या पिक करना चाहिए इसमें कल के पर्सपेक्टिव से? आई थिंक नायका ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी करेक्शंस हुए वो मोर एक साइडवेज ट्रेंड रह के टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। स्टॉक ने अपने 50 डे के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाया और अब जस्ट अप ट्रेंड के रिजम्पशन के वर्ज पर है। फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 280 के लेवल कल सरपास कर देता है स्टॉक, तो आई थिंक पोजिशनली ये स्टॉक एक अच्छा ट्रेंडेड फेज आगे चल के दिखा सकता है। सो विद इन दिस स्पेस आई थिंक नायका सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, नायका सबसे अच्छा लग रहा है। चलिए एक बार आप लेकर आइए जरा रिलायंस का चार्ट। रिलायंस और देख लेते हैं आज किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। देखिए रिलायंस में आज फिर एक रैली अटेम्प्ट हुई, फिर फेल हुई वो रैली। ये मानस जी, रिलायंस का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए रिलायंस में नो डाउट शॉर्ट टर्म चार्ट में वीकनेस है। स्टॉक 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जब तक 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। तो खरीदारी केवल 1400 के ऊपर करेंगे। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 1350 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। उसके नीचे गया तो फिर 1300 रुपए के लेवल्स भी पॉसिबल है रिलायंस में। रिलायंस पर ये व्यू हो गया, डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो आपको तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के साथ ही ऐसा करें, लेकिन ये हायर साइड से फिसला है आज। बहुत सारे काउंटर्स जो डेज हाई पर बंद हो रहे हैं, मैं स्क्रीन पर है इस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो स्पेस से रखेगा एक बार, और डेज हाई के आसपास से क्लोज होने की तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा की। फिर रखेगा बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व, तो बजाज ट्विंस भी अच्छे गेंस के साथ। बजाज फिनेंस ज़्यादा तेज़ी है आज के सत्र में, यहाँ पर 2% की तेज़ी। वही बजाज फिनसर्व ने भी निचले स्तरों से ठीक ठाक बढ़त यहाँ पर दिखाई है। और मेटल स्पेस से हिंडाल्को रख दीजिएगा एक बार स्क्रीन पर। हिंडाल्को
भी अच्छी खासी तेज़ी, लगभग 3% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोज होने की तैयारी। जियो फाइनेंशियल ने भी अच्छा किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक बार टाइटन रखिएगा स्क्रीन पर, टाइटन। और टाइटन पर कल बात हुई थी कि अब ये काउंटर शॉर्ट करने वाला नहीं है, और कल भी अच्छी खासी तेज़ी थी, आज भी फॉलो बाइंग नज़र आई है उस भयंकर गिरावट के बाद। 1% ज़्यादा की तेज़ी के साथ अब टाइटन कर रहे कामकाज। टाइटन पर एक और व्यू ले लेते हैं क्योंकि अच्छा कर रहा है काउंटर। तो मानस जी, टाइटन पर व्यू आप दे दीजिएगा। कल भी स्ट्रेंथ में, आज भी 1% अप, क्या किया जाए? देखिए, जगह तो सही है जहां से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और बड़ी गिरावट के बाद सपोर्ट लिया, लेकिन फिर भी वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। अगर 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, 4170 के लेवल को रीगेन कर लेगा, तो फिर बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे। उस केस में 4100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 4325 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, टाइटन 4136 पे एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। अब फाइनली अगर आप देखें हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं आपको हल्का सा एक सेंस दे देता हूँ कि आज देखिए, एक तो मैंने पल्स देख ली कि पल्स में क्या हुआ। अगर आप सेक्टोरियल आधार पर देखें तो आई मीन बेस्ट परफॉर्मिंग अगर आप देखें चीज़ आज रही टेलीकॉम एक बार फिर से, और केमिकल्स, फार्मा, टेक्सटाइल, बैंकिंग भी आज आके उठ के खड़ा हुआ। हालांकि इन कंपैरिजन विद निफ्टी अगर आप देखें तो शायद बैंक निफ्टी का मूव इतना शार्प नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी स्टॉक्स भी थे। बाकी न्यू एज, बस एक टेक्नोलॉजी और ऑयल गैस, और इनफैक्ट ये दो स्पेस जो थे अप टू सर्टेन एक्सटेंट से, मैंने कैपिटल गुड्स के कुछ आज कोलैप्स भी हुई तो आप उसे रख सकते हैं, बट आज टॉप पे था टेलीकॉम, केमिकल और फार्मा, एंड थैंक्स टू भारतीय एयरटेल जिसने टेलीकॉम को लाके ऊपर प्लेस कर दिया। अच्छा, एक बार लेके आइएगा पावर स्पेस के सारे स्टॉक्स, इंडेक्स, फिर फाइनेंस, ये कुछ और थीम्स थी जो कि आज अच्छा करके गई। मेटल्स आज भी अच्छा चले, और एफएमसीजी में अगर आप देखें तो आज मतलब 7वें या 8वें पायदान पे इसका क्रम था। एक बार आईटीसी लेके आइएगा। मेरी जो ओआई के जो क्लासिफिकेशन है वो एफएमसीजी में आईटीसी को कभी काफ़ी, अगर आप देखें ओआई दे रहे हैं 306.90 पे, नॉट इम्प्रेसिव अभी तक। इतना अगर आप देखें इम्प्रेसिव तो नहीं लग रहा, खैर 1% गेन था यहाँ पे, लेकिन ओआई यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और एक स्टॉक जो कि आज थोड़ा सा मतलब टुवर्ड्स क्लोज बहुत शार्पनेस लेके जा रहा है कल के सेशन के लिए, वो है इसी बास्केट में वरुण बेवरेजेस। ये करीब करीब 3% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। सोमिल, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पर, वरुण बेवरेजेस पैटर्न बढ़िया है, डी हाई पे क्लोज हो रहा है, वॉल्यूम्स, ओआई सब कुछ शानदार। वरुण बेवरेजेस, आई थिंक पैनल में से किसी का कॉल भी था वरुण बेवरेजेस में, और मुझे बढ़िया लगता है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लिया है, एक फ्लैग पैटर्न है जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है आज के सेशन में। गुड वॉल्यूम्स, 200 डेली, 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। अगर आप देखें इन द लास्ट 6 मंथ्स में जो ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड था, उस डाउन ट्रेंड का पूरा बेस बना के उस बेसिंग आउट पैटर्न को ऊपर के तरफ तोड़ा है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी स्टॉक। यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली 540 के टारगेट्स है ही, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से 600 एंड उसके ऊपर 660, ये दो टारगेट्स इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अचीवेबल है। सो आई विल बी वेरी पॉजिटिव ऑन वरुण बेवरेजेस। नीचे में जो 200 डेली मूविंग एवरेज है विच इज अराउंड 470, वो एक बेस बन जाएगा अब ये स्टॉक के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तब इसके अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन 470 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वरुण बेवरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है और डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, 3.5% अप। लेकिन एक बार फिर से टाइटन लेकर आइएगा। और सर, चर्चा कर रही थी मैं, कल आपने शॉर्ट कवर कराया था इस पर टाइटन, और आज भी देखिए डेज हाई पर बंद हो रहा है टाइटन शानदार तेजी के साथ, लगभग 1.5% के करीब। तो अभी भी पॉजिटिव है टाइटन पे उस बड़ी गिरावट के बाद सर? देखिए, शायद शॉर्ट कवर कराने का एक बहुत सिंपल लॉजिक था कि टाइटन जैसे स्टॉक में जब ऑलरेडी खबर आने से पहले स्टॉक इतना गिर चुका था, कोई मतलब नहीं था। अच्छा, एक और चीज़, टाइटन गोल्ड आज थोड़ा ना हुआ इस लेवल पे। गोल्ड जब 5,000 का था, गोल्ड जब 10,000 का था, गोल्ड जब 15,000 का था, गोल्ड जब 50,000 का था। मेरे भाई की शादी पे गोल्ड 5,000 का था, मेरी शादी पे गोल्ड 40,000 का था। आज गोल्ड जिस लेवल पर है ना, आगे जाते हुए आपकी शादी तक हो सकता है 2 लाख से ऊपर आ जाए, है ना। तो अब ये इसमें, लेकिन कोई डिमांड थोड़ा ना कम होगी कभी भी। नियर टर्म में एक आध बार सेंटीमेंट में हिट आता है, वो आ गया था। 1 हफ्ते का चार्ट रख दीजिए आप, हाई से
10-12% गिर गया। और टाइटन जैसे स्टॉक्स में एक बार 10 से 12% की गिरावट आ जाए, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं आती है, उसमें उससे ज़्यादा का सवाल नहीं है। 45-4600 वाला आपको 4000 पर आ गया, 600 रुपये, ऑलमोस्ट 15% हो गए, दैट्स इट। और क्या लेंगे आप, और ये वापस हाई पे भी आ जाएगा। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की मार्केट की क्लोज कैसी रही। शानदार गेंस रहे, करीब करीब 300 पॉइंट के गेंस रहे आज निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी अगर आप देखें तो करीब करीब 750 पॉइंट के करीब गेंस रहे। निफ्टी आईटी हालांकि आज भी गिरावट में था, 550 पॉइंट नीचे था, 2%। निफ्टी आईटी आज भी नीचे था। मिड कैप 750% ऊपर था। स्मॉल कैप में हालांकि आज अंडर परफॉर्मेंस हुई। एक्चुअली आज ना पोर्टफोलियो के लिए अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि स्मॉल कैप नहीं चले आज। एडवांस डिक्लाइन भी बहुत अच्छा नहीं था, 1631 वर्सेस 1462। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं अब फटाफट। सारे के सारे सेक्टर्स जो आज अच्छे चले, फार्मा ने लीड किया, कैपिटल मार्केट, मेटल सब में अच्छी तेज़ी थी। लूजर्स में तो इकलौता ही है आईटी, वही मार्केट को परेशान कर रहा है। एक बार फिर आईटी 2% नीचे था। निफ्टी गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, भारती, इटर्नल, हिंडाल्को और डॉक्टर रेड्डीज। और लूजर्स में क्या क्या था एक बार फटाफट दिखा दीजिए। सारे आईटी नाम, 5 आईटी स्टॉक्स थे, इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो कुल मिलाकर एक अच्छी क्लोज लेकिन मार्केट के लिए अच्छी क्लोज और अच्छी क्लोज। बट लेट्स सी, आई मीन देखिए उस खबर का, उस अगर आप देखें तो फैक्ट का क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल ये पैनल आपसे फिर मुलाकात करेगा मॉर्निंग में, मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में, पूरी तैयारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।